अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। मैं हूं आपका होस्ट अजीम राना और मेरे साथ मौजूद हैं। मैं कहने लगी थी और मैं हूं आपके साथ आयशा जुल्फिकार लेकिन चले आपने कह दिया और मेरे साथ हैं। कैसे हैं अजीम आप? आई एम गुड, आप बताएं कैसी हैं? मैं ठीक हूं, लेकिन आज मेरे दिन का आगाज कुछ ना थोड़ा सा खौफनाक किस्म का हुआ है। यही पूछने वाला था, कैसे क्या हुआ? अच्छा, वैसे मेरा ख्याल है इस मेरी बात में थोड़ा सा ना एक लेसन भी है। मैं आज सुबह ऑफिस आ रही थी तो मुझे इतनी नींद आ रही थी कि मुझसे कार ड्राइव नहीं हो रही थी मतलब सुनने में तो अभी आपको हंसी आ रही है, लेकिन मैंने इसको एक्सपीरियंस किया और ये मेरा ख्याल है बहुत खतरनाक बात है कि अगर आपको नींद आ रही हो और आप कार ड्राइव कर रहे हो, क्योंकि सारी रात मैं सो नहीं सकी और सुबह जल्दी उठना था, तो उसके बाद ऑफिस पहुंचते हुए मैंने रास्ते में कई बार नींद के झटके लिए। यार ये बहुत ही वैसे एक खतरनाक चीज होती है कि आप ड्राइव कर रहे हो और उस दौरान आपको नींद के झोंके आ रहे हो, आपको नींद आ रही हो, ये इससे बुरी चीज कोई नहीं है। और मैंने पहली बार ये एक्सपीरियंस कर लिया, मुझे अंदाजा हुआ है जो लोग लंबे रूट पे जाते हैं और इतनी ड्राइव करते हैं उनके साथ क्या होता है। आयशा, लेकिन अमूमन जो है सुबह सवेरे आदत ही होती है ज्यादातर लोगों की कि सुबह उठते ही वो चाय कॉफी वगैरह कुछ पीते हैं ताकि वो थोड़ा फ्रेश हो जाए। मैंने कोशिश बहुत की कि रास्ते में मुझे कहीं से कोई कॉफी शॉफी मिल जाए, लेकिन मुझे रास्ते में भी कुछ नहीं समझ आई। फिर ऑफिस आके मैंने कहा अच्छा चलो अभी पीती हूँ, लेकिन अभी प्रोग्राम है, मुझे मिल गई है चाय। अब मैं थोड़ा फ्रेश हो गई हूँ तो प्रोग्राम का आगाज भी करते हैं। बिल्कुल, आप फ्रेश हो गई हैं तो बिल्कुल आज अच्छी बात आप क्या बताएंगे आज? अच्छा जी, अच्छी बात, हम जैसे प्रोग्राम में कायदे आज़म रहमतुल्लाह का कॉल हम शामिल करते हैं तो उसी से आगाज करेंगे। तो जनाब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया है कि अपने वतन से मोहब्बत करने वाली और वतन की खातिर कुर्बानी देने का जज्बा रखने वाली कौमें तारीख के सफ़ात में हमेशा इज्जत और वकार के साथ जगह पाती है। और मेरा ख्याल है वतन की मोहब्बत तो हमारे मजहब का भी हिस्सा है, हमारे दीन का भी हिस्सा है, लाजमी जुज़्व है। मोहब्बत वतन के साथ जो है ये बहुत ही जरूरी चीज है, क्योंकि आप इसके बगैर कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं है, बल्कि आपकी पूरी दुनिया में कहीं इज्जत नहीं है अगर आप अपने वतन से मोहब्बत नहीं करते। बिल्कुल जी, अब जज्बा हुब्बुल वतनी एक बड़ी कमाल चीज है और मेरे ख्याल से ये वो बुनियादी चीज है आयशा कि जिसकी बिना पर जो मुल्क है वो भी जरा रहता है, कायम व दायम रहता है, बरकरार रहता है, मजबूत रहता है। और यकीनन क्योंकि मैं जैसे बात करी थी ना कि आपके मजहब का भी हिस्सा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वतन से बहुत मोहब्बत करते थे। जब मक्का मुकरमा उनको छोड़ना पड़ा तो उन्होंने बड़े दुख से मक्का की तरफ देख के कहा था कि मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे, लेकिन ये लोग मुझे यहाँ रहने नहीं देते। बिल्कुल, और वतन से मोहब्बत के बारे में ना मुझे एक शेर याद आ रहा है, बड़ा सुनाऊंगी? इरशाद है जी जी जी, इरशाद वैसे शेर पढ़ने में बहुत बुरा हूं मैं, लेकिन तो नहीं है ना कोई नहीं है। तो इरशाद है जी कि दिल से निकलेगी ना मर कर भी वतन की उल्फत, वाह वाह, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी। वाह वाह, क्या खूबसूरत शेर है, मतलब इस शेर से ही खुशबू आ रही है, खुशबू आएगी। अच्छा, वैसे जो वफा है वो मेरे ख्याल से वतन के साथ तो होनी चाहिए। मेरे ख्याल से वफा हर रिश्ते का ही एक लाज़मी है। ना वफा और मोहब्बत में बात करने को बहुत दिल चाह रहा है, बड़ा मजा आता है इस पे बात करने। हाँ, इस पे बात करने का बहुत मजा आता है, शादी से पहले ज्यादा मजा आता है लेकिन मेरा ख्याल है हम अपने प्रोग्राम की हाईलाइट्स भी शामिल कर लेते हैं। तो जनाब चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी के बाद पार्टी चेयरमैनशिप भी अब खतरे में है और बदलती सियासी सूरत हाल पर पेश करेंगे एक माहिराना तज्जिया। जी बिल्कुल, और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ हमारे पास ये है कि बाइख्तियार ख़वातीन मुल्क का कीमती असासा हैं। मल्टी टैलेंटेड और मारूफ बाइकर बतूल रियाज होंगी सुनो पाकिस्तान की खुसूसी मेहमान। और इसके साथ साथ महंगाई का सुनामी मजीद तेज है, अवाम का जीना मुश्किल हो गया है। बदतरीन महंगाई में गुजारा कैसे करें, लेकिन गुजारे का तो मुझे पता नहीं, कल बिल आया है और बिल इतना ज्यादा था कि 14 तबक रोशन हो गए हैं। बिल ने तो सबके रंग उड़ा दिए हैं, सबके होश उड़ा दिए हैं और अवाम परेशान है। क्या बनेगा जी, हमारी दुआएं सबके साथ हैं। इसके अलावा सुनाएंगे अवाम की दुहाई हम अरबाब इख्तियार को भी। तो सेगमेंट कलर्स ऑफ पाकिस्तान का जिक्र करें, इसमें आपको हम दिखाएंगे शहर इकबाल यानी कि सियालकोट के तारीखी घंटाघर से मुतल्लिक एक मालूमाती पैकेज। और इसके साथ साथ खास तौर पर मुझ जैसी माओं के लिए हाँ जी, ये जरूरी था, बहुत जरूरी। मोबाइल फोन का इस्तेमाल बच्चों की सेहत के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है, हम सबको पता है ये कितना खतरनाक है, लेकिन शायद हम लोग अपनी जो रोजाना की मसरूफियत है उसकी वजह से इस चीज को ना इग्नोर करना शुरू हो गए हैं। तो इस पे हम बात भी करेंगे और ये बहुत अहम टॉपिक है। इस पे हम चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर उज़मा सदाकत से रहनुमाई भी लेंगे कि भाई बच्चों को इस चीज़ से कैसे रोकें। खास तौर पे मेरे ख्याल है माँ बाप को ज़्यादा इस पे रहनुमाई देने की ज़रूरत है। बिल्कुल, बहुत ही इंफॉर्मेटिव ये भी हमारा सेगमेंट होने वाला है। इसके अलावा किताब माजी से आज हम पेश करेंगे पेपर मशीन के मौजक निकोलस लुइस रॉबर्ट के यौम पैदाइश के मौके पर एक खुसूसी पैकेज।
और मासूम दोस्त आपकी तवज्जो के मुंतजिर हैं। जनाब, बिल्लियों का आलमी दिन है और इस मौके पर आपको खुसूसी सेगमेंट भी दिखाएंगे और छोटी छोटी क्यूट क्यूट सी बिल्लियों से भी मिलवाएंगे। आपको पसंद है बिल्ली? मुझे पसंद है, लेकिन मुझे बिल्लियां पालने का शौक नहीं है। इस पे इन डिटेल बात करेंगे जी। और कौमी खेल हॉकी के अरूज से जवाल तक की दास्तान हम अपने नाजरीन के लिए लाए हैं। हॉकी लेजेंड और ओलंपियन शहबाज अहमद सीनियर होंगे सुनो पाकिस्तान के खुसूसी मेहमान। तो ये है हमारी प्रोग्राम की आज की, और हमेशा की तरह हम ये कोशिश करते हैं आयशा की बड़ी ही जो इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ हैं वो और जो भी मुल्क में चल रहा है आजकल, इन सबको मिला जुला के एक बड़ा मज़ेदार सा कॉकटेल जो है वो सुबह सवेरे हम अपने नाजरीन को पेश करें, ताकि अब वो अपने हालात हाजरा से ये बहुत ज़रूरी है कि मतलब आप एक छोटे से सेगमेंट में एक ओवरऑल जो आप सिचुएशन है वो देख लें। तो जनाब, नजर डालेंगे सियासी, इक्तिसादी और आलमी मंजरनामे पर। सियासी हवा किस रुख पर चल रही है, महंगाई की चक्की का पहिया कैसे घूम रहा है और मुल्क की मईशत की गाड़ी किस रफ्तार से चल रही है। खेलों के मैदान में क्या हो रहा है, इस पे हमने बात भी करनी है, लेकिन पहले इस पे आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। गिरफ्तार चेयरमैन पीटीआई के लिए और मुश्किल, इलेक्शन कमीशन का पार्टी सरबराही से हटाने का फैसला। तहरीक इंसाफ कप्तान की सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। एहसान का बदला एहसान के अलावा कुछ और नहीं हो सकता। आर्मी चीफ का अफगान हुकूमत को दो टोक पैगाम। हुकूमत की मुद्दत में सिर्फ 2 दिन बाकी, मुल्क का अगला निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा? हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से हतमी नाम सामने ना आ सके। नई मरदमशुमारी, मुल्क की आबादी 24 करोड़ 14 लाख से तजावुज़ कर गई। आबादी बढ़ने के बाद पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क बन गया। IMF मुआहिदे के बावजूद डॉलर की उड़ान ना रुक सकी। ओपन मार्केट में डॉलर 288 रुपए तक पहुंच गया। स्टॉक मार्केट में भी तेजी के बाद मंदी का रुझान। ये है जी आज की टॉप स्टोरीज, और सियासी मंजरनामे से बड़ी खबर शामिल करते हैं आयशा। चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी को 3 दिन हो गए हैं, वो अटक जेल में मौजूद हैं। पीटीआई की जानिब से जेल में सहूलियात ना मिलने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, और साथ ही जो कानूनी महाज है उस पर भी भरपूर जंग लड़ने का ऐलान कर दिया गया है। कानूनी टीम ने तोशा खाना केस में सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। चेयरमैन पीटीआई को अटक से अडयाला जेल मुंतकिल करने की दरख्वास्त भी दायर कर दी गई है, और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशा खाना केस में हक़ दिफा बहाल करने की अपील पर समाअत हो रही है। दूसरी जानिब हमने ये देखा है कि जो नई मरदमशुमारी का मसला बहुत मसला भी चल रहा है, क्योंकि एमक्यूएम की तरफ से मुतालिबा किया जा रहा है कि भाई इलेक्शन से पहले मरदमशुमारी की जाए। इत्तेहादियों ने तहफ़्फ़ुज़ात और एतराज़ात भी उठा दिए, और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का डिजिटल मरदमशुमारी को चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। बिल्कुल, और इसी हवाले से हम तज्जिया ले लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर तज्जियाकार पीजे मीर साहब। पीजे मीर साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सर। पहला सवाल जो सबसे अहम, जो आजकल सभी पूछना चाहते हैं कि बिलखसूस जब चेयरमैन तहरीक इंसाफ को गिरफ्तार कर लिया गया है, इस तमाम सूरत हाल के बाद इंतखाबात होते नजर आते हैं सर? इंतखाबात तो होने चाहिए, पर जब आप किसी को गिरफ्तार करते हैं तो पार्टी इधर उधर हो जाती है। ठीक है, कुछ लोग भाग गए हैं, वो वैसे भी वो आप कह लो कि वो टूरिस्ट थे तो वो अपने ट्रैवल्स में चले गए वापस। लेकिन द क्वेश्चन है राइजेस कि आप गिरफ्तार करके क्या आप डेमोक्रेसी को ख़त्म कर रहे हैं? आपने यही पहले नवाज शरीफ के साथ किया है, जरदारी के साथ किया है, बेनज़ीर के साथ किया है, आज आप इनके साथ कर रहे हैं। तो ये हम करते क्या अपने सिस्टम के साथ? हमने पूरे सिस्टम को ख़राब किया, राइट फ्रॉम 47 ऑनवर्ड्स हम यही कर रहे हैं पास स्ट्रगल के अंदर। और हमारे जो इदारे हैं, पर्टिकुलरली इलेक्शन कमीशन, देखें जब भी किसी पे कोई हर्फ आता है, थोड़ा सा भी हर्फ आता है, अगर उसमें कोई आप कह लो क्रेडिबिलिटी और मोरालिटी है, वो बंदा रिजाइन कर जाता है। तो मैंने पहले भी कहा है, कई शोज में कहा है कि आई थिंक कि बिकॉज इतने वो इल्जामात इन पे लग गए चेयरमैन इलेक्शन कमीशन पे, ही शुड रिजाइन। आई मीन यू नो दैट इज द ऑनरेबल वे। क्या जलील होके जाना है आपने? बाहर जाना तो है आपने एक दिन, तो अगर आप एक रिस्पेक्टेबल तरीके से चले जाते हैं तो दैट इज अ बेटर थिंग। और एक नया आदमी आ जाता है, बिकॉज इलेक्शन आपने करवाने, आपने किसी के साथ कि किसी की फेवर नहीं करनी, आपने टिल्ट नहीं होना कहीं। लेकिन जो आप इस वक्त आपके जो कारनामे हैं, आप तो यही बता रहे हैं कि आप टिल्ट हुए हुए हैं, आप फेयर नहीं है। तो मेरे ख्याल के अंदर ये ज्यादा देर ऐसी चीज कभी भी किसी दुनिया के अंदर नहीं चलती। और आप देखेंगे इन ड्यू कोर्स राइट इज राइट एंड रॉन्ग इज रॉन्ग का आपके सामने एक फॉर्मूला
आ जाएगा। अच्छा मीर साहब, अभी आप देखें कि अभी कता कलामी की माजरत, अब जैसे कि इलेक्शन कमीशन ने भी तोशा खाना केस में सजा के बाद साबिक वजीर आजम को पार्टी सरबराही से हटाने का भी अब फैसला किया है। नवाज शरीफ साहब के साथ जो हुआ वो अब उनके साथ भी हो रहा है, तो आपके ख्याल में अब चेयरमैन पीटीआई के बाद पार्टी का अगला सरबराह के शाह महमूद कुरैशी साहब होंगे या कोई और भी हो सकता है? देखिए वो तो जो भी, अगर अब ये करेंगे, नेचुरली ये करेंगे, तो वो जो भी नेक्स्ट इन सीनियर होगा, शाह महमूद होंगे या कोई और होंगे, जो भी होंगे वो पार्टी के कंसेंसस से होंगे। आप किस तरह किसी को हटा सकते हैं? ये तो अवाम की पार्टी है, जिस तरह PMLN है, जिस तरह पीपल्स पार्टी है, ये भी एक अवाम के हैं, ये को बाहर के तो नहीं है। तो अगर इनके लोग इनको जो इनके चेयरमैन है वो कहते हैं कि नहीं है, तो वो सो भी है। लेकिन आपके जो बाकी जो नंबर 2 नंबर 3 जो भी हैं, आपकी जो सेंट्रल कमेटी है, वो डिसाइड करेगी कि भाई इनको बना दें टिल द टाइम इनके केसेस रिजॉल्व हो जाएं, जो कि आज हम मियां नवाज शरीफ साहब के देख रहे हैं कि उनके केसेस ठीक हो रहे हैं। तो जब वो ठीक होंगे वापस आके वो पार्टी संभालेंगे और शहबाज शरीफ सेकंड सीट पे चले जाएंगे। सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी। बट एट द एंड ऑफ द डे आई डोंट थिंक कि किसी एक इंस्टीट्यूशन हो वो कहे जी हाँ हम इसको हटा सकते हैं। हाउ कैन यू डू इट? इज दैट डेमोक्रेसी? दैट इज नॉट डेमोक्रेसी. Democracy is of the people, by the people, and for the people. And let the people of Pakistan and their party decide. And that's how it has to be. अगर आप नहीं करोगे, आप कोई अच्छा प्रेसिडेंस नहीं छोड़ोगे। जहां मैं इस वक्त बैठा हूँ, मैं हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में, मैंने अभी एक और शो में कहा है, हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में गया, वो मजाक उड़ा रहे हैं हमारा। वो कह रहे हैं भाई देयर हैज टू बी अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस। ये तो विंडिक्टिव प्रोसेस से आप चल रहे हो। अब मैं इनके ऑब्जर्वेंस सुन रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। अब मैं क्या आगे तो कर नहीं सकता, क्योंकि इट इज नॉट फॉर मी टू कन्विंस देम बिकॉज आई डोंट बिलोंग टू एनी पार्टी। लेकिन आप जब इन लोगों के व्यू पॉइंट सुनते हैं तो आपको एक तासुर आता है कि पीपल आउटसाइड आर नॉट हैप्पी विद व्हाटएवर इज गोइंग ऑन इन पाकिस्तान। अब वो जिस जज साहब ने तोशाखाना का दिया है, यहाँ पिटिशंस आ गई हैं कि इनको इधर आने ना दें, इनको बाहर निकाल के फेंकें, सम दिलावर हैं। So the question is कि क्या हमारी यही इज्जत रहेगी है? I'm sure Dilawar must be an honorable man. There's no question about it. But his actions have brought international attention कि हमारी जुडिशरी कर क्या रही है। तो अगर हमने इस तरह चलाना है और फिर कहना है कि भाई हमने एक सही रास्ते पे जाना है, स्टेबिलिटी पे लेके जाना है, तो पाकिस्तान की कोई मदद नहीं करेगा इस तरीके से, कभी कोई नहीं करेगा। और अभी इंटरिम गवर्नमेंट आ रही है, आपके पास 3, 5, 6 बिलियन आ गए, इसकी एग्जीक्यूशन आप कैसे करेंगे? अभी आपने तो सवाल किया क्या इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, क्या इंटरिम संभाल सकेगी आपको? तो अभी आई थिंक ये बड़ा एक क्राइसिस टाइम है। हम एक वजीर आजम जो टेम्पररी है उस पर नहीं पहुंच सके, तो आपने बड़ा अच्छा है कभी कहा कि पाकिस्तान से मोहब्बत करो। और यार हम पहले एक दूसरे से तो मोहब्बत कर लें, फिर पाकिस्तान तो है ही हमारे पास। लेकिन साहब बादल नज़र में तो ये लगता है कि हुकूमत जो है वो खौफज़दा है इंतखाबात कराने से, और उसकी जो एक बड़ी वजह है वो चेयरमैन PTI लगता है, क्योंकि उनको जिस तरह से अरेस्ट किया गया और जो सारे मामलात हुए, तो यही खबरें गर्दिश कर रही हैं कि ये चाहते ये हैं कि सबसे पहले थोड़ा PTI साइड पर हो, फिर इंतखाबात कराए जाएँ। तो क्या आपको लगता है इस तमाम तर कोशिश के बाद चेयरमैन PTI की मकबूलियत में मज़ीद इजाफा होगा? नहीं, हो गया, बिल्कुल हो गया। और मैं आपको बताऊं कि मैं तो जहां से जाके वो अपना वो सर्वे करे, इंडिविजुअल पूरे यूके के अंदर, मैनचेस्टर से लेके लंदन तक, जो मैंने बातें सुनी हैं और लोगों से बात की है, वो तो हिलते ही नहीं है। वो तो इमरान खान लगे हुए। अनदर क्वेश्चन इज कि अगर आप यही करते रहोगे तो ये नुकसान किसका है? पार्टी का नुकसान नहीं है, बाय द वे, किसी पार्टी का नुकसान नहीं है, ये हमारे मुल्क का नुकसान है। ये हमारा एक स्टेटस है उस पे एक दबार है, ये हमें नहीं करना। कोई चीज परमानेंट नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, नथिंग इज परमानेंट एंड नथिंग इज व्हिच इज आप कहेंगे लॉन्ग टर्म। कितने आए, कितने गए, कितने आएंगे, कितने जाएंगे, लेकिन हम एक स्मूथ रन तो रखें ना। नई जनरेशन के लिए कोई लेगेसी छोड़ें कि भाई ये लेगेसी आपकी, इस लेगेसी पे चलो। हमारी लेगेसी है वो ट्रम्पेट बना के लाना और वो हुटिंग करके बाहर निकाल देना। दैट इज अ लेगेसी, आपने हर एक के साथ किया है एंड दिस कंटिन्यूज। तो लेकिन अभी जो सैलवेज की जो बात आनी है, ये जो वजीर आजम पे फंसे हुए हैं, बिजनेसमैन को लेके आओ, डू नॉट ब्रिंग एनी पॉलिटिशियंस इनटू दिस। हमने इस मुल्क को इकोनॉमिक रिवाइवल पे लेके आना है, और वो रिवाइवल एक ही तरीके से होगी कि आपके पास 3 महीने में, या अगर लंबा जाता है
एक सॉलिड बिजनेसमैन हो जो कि मुल्क को और उसका ट्रैक रिकॉर्ड देख के आप रखो। बड़े अच्छे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, वो इजाज गौहर बैठा हुआ है, एक अकील करीम डैडी बैठे हुए हैं, कई और बैठे हुए लोग जिन्होंने अपनी बिलियनियर्स है वो, अगर वो बिलियनियर बन सकते हैं, पाकिस्तान को बिलियनियर नहीं बना सकते, ट्रिलियनियर बना सकते हैं। बट वी नीड टू हैव राइट पीपल फॉर द राइट जॉब and that is the way forward. लेकिन मीर साहब, अब ऐसा लगता है कि इंतखाबात से पहले, जैसे हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि इंतखाबात से पहले जिस तरह सियासतदान नारे लगाते हैं कि हम इक़्तिदार में आएंगे तो ये कर देंगे, ये कर देंगे, वो सिचुएशन फिर से शुरू हो चुकी है। आपको लगता है कि ये जो पीडीएम की हुकूमत थी या अभी जो चल रही है 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगी, ये वो अवामी एक जो कहना चाहिए कि अवाम की तरफ से जो उनकी पसंदीदगी है वो वापस हासिल कर पाएंगे इंतखाबात में? I doubt it. देखिए ना, ये जितनी भी आपने ये पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ डेमोक्रेटिक मूवमेंट, एक डेमोक्रेटिक है और दूसरी तरह से आप अगले को निकाल रहे हो बाहर बिल्कुल सियासत से। इज दैट डेमोक्रेसी? ये तो मजाक है, इट्स मॉकरी। अब बात यहाँ आती है, ये जितने भी इकट्ठे हुए हैं अब ये इलेक्शंस में अकेले जाएंगे। आपने अभी भी देख लिया, पीपल्स पार्टी वो दांत दिखाने शुरू हो गई है। PMLN इस वक्त वो फ्रंट लाइन पे फंसी हुई है, क्योंकि सारों ने लोग ब्लेम तो PMLN को करना है। मिनिस्ट्री स्वयं के पास है, जो पीपल्स पार्टी है उसके पास कोई ऐसी तो मिनिस्ट्री है नहीं है जो कि पीपल हैवी है। सो वोट जो है, नुकसान जो मेरी नजर में आएगा वो PMLN को होगा। अब PMLN को चाहिए कि अपनी कैनवसिंग में समझाएं, लोगों को बताएं कि क्या वजूहात क्या थी, लेकिन इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग कि जो पिछलों ने ये किया, जो हमारा नेशनल ट्रेडिशन है, इसको छोड़ दो आप। बहुत ब्लेम हो गया, उसने ये कर दिया और एक दूसरे के साथ हम जहरीले हो गए, इसको आप छोड़ दो। अब हकायक पे एक दूसरे के साथ आर्ग्यू करो, क्रिटिसाइज करो एंड काउंटर आर्ग्यूमेंट्स करो, बट डू नॉट गो इनटू दैट विच एंड। जब ये पिछले आए थे उन्होंने नून पे डाल दिया सारा, उससे पिछले आए उन्होंने पीपल्स पार्टी पे, अब इस तरह ही हम चलते आ रहे हैं। आज इन्होंने सब PTI पे डाल दिया। और अभी आपको मैं एक चीज बता दूं, ये इलेक्शंस होंगे भी ना, इसको एक्सेप्ट कोई नहीं करेगा, ट्रस्ट में कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि बाद में ये PTI खड़ी हो जाएगी, प्लेइंग फील्ड कोई नहीं है। ये वही तंग करेंगे जो आज इनको तंग हो, इन्होंने ये जो तंग करेंगे। सो अभी भी एक वक्त है कि एक नेशनल काउंसिल ऑफ एल्डर्स बैठ जाए। ये कल बड़ी अच्छी मेरी डिस्कशन हुई थी शौकत अजीज साहब से, जो कि हमारे साबिक वजीर आजम है। उन्होंने कहा, मैंने कहा जी व्हाट डू यू थिंक, आप भी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, आपने भी 7 साल किया है एज फाइनेंस मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर, 60 रुपए पे आपने डॉलर रखा है, ये कैसे किया आपने? उसने कहा जी आप अच्छे लोग रखें, क्वालिफाइड लोग रखें और वो रखें जो कि काम जानते हो। तो मैंने कहा जी अब क्या हम करें? कहते हैं अब एक ही तरीका है, इन सबको चाहिए काउंसिल ऑफ एल्डर्स को बुलाएं, बैठें एक दूसरे के साथ, और आपके कोई ऐसी कोई जानी दुश्मनी तो है कोई नहीं है, पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, उसको आप रिजॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल, एंड एक्सेप्ट रिजल्ट्स। लेकिन ये रिजल्ट, मैंने कहा सर ये रिजल्ट कोई नहीं एक्सेप्ट करेगा। कहते हैं मेरा भी यही ख्याल है। जी बिल्कुल, ज़रूरत तो वैसे इसी अमर की है PJ मीर साहब के तमाम जो सियासी जमातों के लीडरान हैं वो बैठें, क्योंकि अपना ज़ाती मुफाद से हटकर मुल्क का सोचें। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया सर, और तमाम तर जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है उस पर तफसीली तज्ज़िया PJ मीर साहब ने पेश किया। आयशा बिल्कुल, और जो मुल्क की सिचुएशन चल रही है, मेरा ख्याल है हम जो वतन से मोहब्बत की भी बात कर रहे थे, और PJ मीर साहब ने बोला कि पहले हम एक दूसरे से तो मोहब्बत कर लें, लेकिन जो हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं वो इतने ज़्यादा होते जा रहे हैं कि हम एक दूसरे से खार खाना शुरू हो गए। जैसे आयशा ये वो एक टर्म यूज़ करते हैं, ज़ीरो सम गेम, कि मेरा एडवांटेज उसी हालत में मुमकिन है कि जिसमें आपका नुकसान हो। हम ये नहीं सूरत हाल देखते कि जिसमें दोनों का कोई फायदा हो। तो और अजीम कुछ अरसे से ऐसा लग भी रहा है कि सब सिर्फ अपना अपना सोच रहे हैं, एक दूसरे का नहीं सोच रहे, मुल्क का नहीं सोच रहे, मुल्क के जो हालात चल रहे हैं। और PJ मीर साहब भी जैसे कहे थे कि दुनिया में मजाक बन गया है हमारा, दुनिया में मजाक बन गया, क्योंकि मुल्क में अगर हम इस वक्त जिक्र करें महंगाई का बिलखसूस आयशा, तो वो आसमान को छू रही है, और हर बंदा जो है वो बिलक रहा है। जिस तरह के बिल्स आ रहे हैं, जिस तरह के इजाफी टैक्सेस हैं, जो हिडन टैक्सेस हैं, और मेरे ख्याल से जो बंदा ऑलरेडी टैक्स दे रहा है उसके लिए मजीद मुश्किल बन गई है, क्योंकि उसी को मजीद रगड़ा जा रहा है। बल्कि इनको चाहिए कि टैक्स नेट बढ़ाएं, ज्यादा लोगों को टैक्स उसमें लेके आए। बहरहाल जी, जो मुल्क की इस वक्त मुआशी सूरत हाल है, इस पर हमारी साथी एंकर शुमाइला मजीद ने बिल्कुल एक रिपोर्ट तैयार की है, वो आपको दिखाते हैं और फिर उसके बाद मजीद डिस्कशन करेंगे। मेहनत कश मजदूर तबका आखिर कैसे इस मौशी बदहाली के दौर में अपना गुजर बसर कर सकता है? हर चीज महंगी होगी, कोई चीज लेने जो दिहाड़ी नाल ता रोज दे एक टाइम दा सर्किट नहीं चल सकता। दिहाड़ी कितनी है? दिहाड़ी 800, 1000, 700
वो भी कहते रहे अड्डे च आके 400 ले लै 500 ले लै। आटे का थैला लैन चले जाओ 10 किलो का 1500 रुपए का, उस तो बाद काम नहीं लगता तो की गुजारा करना है, घरे बैठ जाइए। सानू 8 दिन हो गए काम नहीं लगे। इतना ज्यादा बिल आया है और हमने स्कूल की जो पिछली फीसें देनी थी वो हमने नहीं दी हैं, हमने बिजली का बिल पे किया क्योंकि गर्मी है, छोटे छोटे बच्चे हैं। बाबा जी बिल कितना आया है? बेटा 16,000 रुपया आएगा, मजदूर बंदे गए, बच्ची कम कर दी, 5-4 हज़ार रुपया महीना एक दिहाड़ी लगती है, एक लगती नहीं है। मर्चा है तो लून को नहीं, लून है तो मर्चा को नहीं, बड़ी बुरी हालत हो रही है। बच्चियां मेरी तीन कमावन वाला कोई नहीं, बंदे ने साफ लड़ो है, वो नहीं काम कर सकता। घरे ना को पकावन दा, कुछ गैस महंगे और शाय महंगी, की शला तो पकाइए या की खाइए दसो। दिल तो वही करदा बंदा मर जावे, जिंदा रहने का कोई हालात नहीं इतने। भारी भरकम बिजली, पानी या गैस के बिल अदा करें, मकान मालिक को किराया दें या बच्चों को बेहतर तालीम और तरबियत और सेहत की सहूलियात फराहम करें, आखिर जाएं तो जाएं कहाँ? असा मजदूर है, मजदूरी करना है, अगो ही सान मजदूरी नहीं लभ रही, सदी भुखे सौ जाते हैं बच्चे, की करिए फिर? महंगाई इन्नी है कि किसे घरे सानू अमीर है या हुकूमत है उन्होंने तरस ही नहीं आंदा साडे गरीबां ते, की करिए असी फिर? हुण अस इवें दिल करदा कि बच्चे चौकते दरिया उवें बगदे पैन ओथे छाल मार जाने हैं। जी बिल्कुल, ये वो लोग हैं जिनकी कोई बड़ी डिमांड्स नहीं है, इनको कुछ नहीं चाहिए, इनको कोई अच्छे कपड़े नहीं चाहिए, इनको कोई घर बंगला कोठियाँ कारें कुछ नहीं चाहिए, इनको सिर्फ एक रोटी चाहिए। इनकी और कोई डिमांड्स नहीं है अपने हुक्मरानों से। ये चाहते हैं कि महंगाई इतनी कम कर दें कि हम सिर्फ रोटी खा सकें, 3 टाइम नहीं तो एटलीस्ट 2 टाइम तो खा सकें ना अपने बच्चों के साथ। तो जी साथ ही एंकर पर्सन शुमाइला ने एक तफसीली रिपोर्ट तैयार की जो हमने अपने नाजरीन तक पहुंचाई है। जी फिल वक्त शामिल करेंगे ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, वापस आएंगे। वेलकम बैक जनाब। और प्रोग्राम का ये वाला सेगमेंट बहुत मज़े का और बहुत ख़ास होने वाला है क्योंकि हम बात करेंगे वुमेन एम्पावरमेंट की। पाकिस्तानी ख़वातीन हम सब जानते हैं किसी से कम नहीं है, इनका कोई जवाब नहीं है। और अगर हिम्मत, हौसला, मेहनत और लगन की हम बात करें तो मर्दों के साथ साथ हम ख़वातीन में भी ये सब चीज़ें मौजूद हैं। और अब पाकिस्तानी ख़वातीन की पहचान भी बन गई है क्योंकि पहले बाइक चलाना सिर्फ मर्दों की पहचान समझा जाता था, लेकिन कुछ अरसे से अजीम आपने देखा है कि अब ख़वातीन बहुत ज्यादा हो गई हैं जो बाइक चलाती हैं। और ये बड़ी अच्छी बात है मेरे ख्याल से क्योंकि हम लोगों के पास एग्जाम्पल्स तो हैं वैसे हमसाया ममालिक की या और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें तो ये बड़ा कॉमन है कि ख़वातीन अपनी अपनी सवारी रखी हुई, उन्होंने अगर गाड़ियां नहीं तो लेकिन हमारे मुल्क में ना ये एक टैबू बना हुआ था और अभी भी हम देखें तो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में टैबू है अभी भी, क्योंकि जब कोई खातून बाइक चला रही होती हैं तो जो आसपास से मर्द गुजर रहे थे वो हैरान होकर ऐसे देखते हैं। कुछ ख़वातीन भी हैरान होकर देखती हैं, लेकिन अब ये चीजें कुछ कुछ नॉर्मलाइज होना नॉर्मलाइज हो रही हैं और मेरे ख्याल से आने वाले वक्त में ये बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाएगा और आपको हर तरफ ख़वातीन ही बाइक्स को भगाती भगाती नजर आएंगी। मर्द क्या करेंगे? हम लोग फिर गाड़ी? हम कोई नई सवारी इन्वेंट करेंगे। अच्छा। तो इस वक्त ऐसी ही जो बाहिम्मत ख़वातीन हैं वो आज सुनो पाकिस्तान का मेहमान हैं और हमारे साथ सेट पर मौजूद हैं। जी बतूल राजपूत हैं हमारे साथ और साथ ही साथ गुलशन इदरीस हैं हमारे साथ। आप दोनों को वेलकम कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम। तो अजीम पहले आप सवाल करेंगे? मैं पहले बिल्कुल सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगा जो कि मुझे क्यूरियोसिटी हो रही थी आप दोनों को देखकर कि आप लोग बाइक पे ही आज आए हैं। देखिए साथ हेलमेट भी पड़ा हुआ है। साथ हेलमेट भी पड़ा हुआ है जी बिल्कुल। अच्छा आप लोग ये बताएं कि ये कैसे आप में ये ख्याल जागा कि यार और बाइक ही क्यों ऐसा सवारी कि यार हम लोगों को जो है बाइक ही चलानी है, क्योंकि ये इतनी सेफ भी कंसीडर नहीं की जाती है। हाँ बिल्कुल, ऐसी बात भी नहीं है। अच्छा। जिसको आती है उसके लिए बहुत सेफ है। ओह वाह वाह वाह, जिसको आती है उसके लिए कोई बात नहीं है। मैं तो बहुत दफा गिरा हूँ भाई। मैं भी। ऐसी बात नहीं कि मैं नहीं गिरी हूँ, मेरे भी बहुत ज्यादा एक्सीडेंट हुए, बंदा गिर गिर के सीखता है ना। तो वो सबसे पहले तो ये चीज़ कि जब जिसने ये चीज़ इजाद की है ना बाइक मोटरसाइकिल, तो उसने ये कहीं नहीं लिखा था कि ये बिलखुसूस मेल जेंडर के लिए। अच्छा सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ। हम रोजाना ये सेगमेंट शामिल करते हैं कि किसने क्या इजाद किया, लेकिन हमने ये कभी नहीं सोचा कि बाइक किसने इजाद किया। वैसे ही बात है, ये भी हमें मेरा ख्याल है प्रोग्राम में शामिल करना चाहिए। बिल्कुल ये प्रोग्राम में शामिल करेंगे और इस पे भी डिटेल रिसर्च करनी चाहिए। वैसे जैसे हमने लेस बनाने वाली मशीन जो है उसके बारे में बता दिया, तो बाइक का भी बताना चाहिए। बाइक का भी बताना चाहिए। गुलशन आप भी बताएं कैसा है आपने ये सोचा कि जी अब मुझे बाइक चलानी है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि बाइक तो स्टार्ट बचपन से ही हमारा शौक रहा है कि बाइक चलानी ही चलानी। जब
पेरेंट्स के साथ हम लोग आगे बैठे होते थे बाइक में। तो तब होता था अच्छा बाइक बाबा चलाने दें, छोटे से होते थे। लेकिन फिर जैसे ही आगे स्टडी की तरफ आए तो फिर एक नीड बनी, क्योंकि हम लोग 4 सिस्टर्स हैं तो कोई लेके आना था ना, तो मुझे ऐसे फील होता था कि बर्डन है मेरे पेरेंट्स पे ना। तो फिर मैंने सोचा नहीं, अब शौक है और इस शौक को पूरा भी करना चाहिए। और फिर मैंने बाइक स्टार्ट कर लिया और अल्हम्दुलिल्लाह छोटे सिस्टर्स को भी छोड़ कर आती हूँ, मम्मा को भी ले जाती हूँ, बाबा को। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हो, क्योंकि मैं अभी अजीम से डिस्कस भी कर रही थी कि कुछ दिन पहले मैंने एक लड़की को देखा, बहुत यंग एज की थी, वो बाइक चला रही थी और साथ उसकी मदर बैठी हुई थी। तो मुझे भी एक बहुत अच्छी फीलिंग आई कि मतलब आप इस काबिल हो जाएं कि अपने पेरेंट्स की इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाएं, क्योंकि कहीं आना जाना कन्वेंस से सबसे बड़ी मुश्किल है। सही बात है। आप बाकी काम भी कर लेते हैं, लेकिन कहीं आने जाने में आपको जो किराए लगते हैं या बाकी मसाइल होते हैं फेस करने पड़ते हैं, उससे आपकी बहुत हद तक बचत। वैसे लाहौर शहर में जितनी ट्रैफिक हो गई है ना, मेरे ख्याल से बाइक बहुत कन्वीनियंट है। बहुत ज़्यादा। बतूल आप बताएं कि जब आपने सीखा बाइक को चलाना तो कैसी फीलिंग थी, और फिर अब जब आप इतने सालों से चला रही हैं, लगभग 16 साल हो गए आपको गालिबन चलाते तो ये थ्रू आउट जर्नी कैसा रहा वो भी बताया, इन्होंने खुद बताया। तो मैंने कहा हमारे नाज़रीन को पता होना चाहिए कि ये बड़ी यंग एज से चला रही है माशाल्लाह, और बहुत यंग है, 16 साल से बाइक चला रही है। अच्छा, तो कब आपने चलाना शुरू किया और किन किन मुश्किलात का इनिशियली आपको सामना करना पड़ा? स्टार्टिंग में तो पता खौफ आता था, तब इतना तो ट्रेंड भी नहीं था। जब बाइक रोड पे लेके निकलना ना तो पूरा पैक होके निकलना पड़ा, खौफ से कि यार कुछ देखना नहीं कि ये लड़की है, पीछे लगा लेते थे, खौफ आता था। और 2-3 दफा हुटिंग भी लड़कों ने की और बड़ा खौफ, इतना खौफ था कि अब बाइक भी लेके नहीं निकलना। तो अब तो ऐसी की तैसी सब की, अब तो कोई कुछ कहता नहीं, अब तो खैर नॉर्मल हो गया ना बहुत ज्यादा। अब तो आप रोड पे, मैं अपने घर से जब अपने काम पे जा रही हूँ तो मुझे को 15-20 तो बच्चियां दिखती हैं और 15-20 आंटियां दिखती हैं स्कूटी पे, और इतना 2-4 किलो खून बढ़ता है और फिर मैं अपने काम पे जाती हूँ। मतलब अब तो बड़ा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। आप साथ साथ सैलून भी चलाती हैं? जी जी। तो बाइक भी और अपने सैलून बाइक पे ही जाती हैं? हाँ जी। कैसा, मतलब सैलून का एक्सपीरियंस और बाइक का एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस नहीं है? दो? हाँ जी बिल्कुल, एक पैशन है और एक प्रोफेशन है, दोनों को भी साथ साथ लेके चलना पड़ता है। क्या बात की है, एक पैशन है और एक प्रोफेशन है। तो आपसे बतूल ये जानना चाहूंगा मैं, बिकॉज मेरे दोस्त यार हैं वो ये प्लान करते हैं कि बाइक्स पे नॉर्दर्न एरियाज और इस तरह लंबे लंबे टूर किए जाए, तो आपने कोई ऐसी चीज़ एक्सपीरियंस की है? बहुत दफ़ा, मतलब अब 16 साल हो गए बाइक चलाते, तो आपका क्या ख्याल है मैंने एक आधा टूर भी नहीं मारा होगा? अच्छा, एक आधा टूर मारा है तो कहाँ का मारा है? नहीं, एक आधा नहीं, काफ़ी ज़्यादा टूर किए हैं। मेरा सिर्फ सिंध और बलोचिस्तान, अल्लाह का शुक्र है, सिर्फ ये रह गया, बाकी ऑलमोस्ट पाकिस्तान मैंने कंप्लीट किया ऑलमोस्ट अपनी बाइक पे। तो घर वालों ने नहीं कहा कि बाइक पे इतनी दूर तक जाओगी? तो क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस तो बहरहाल हमें फेस करनी पड़ती है, घर वालों की तरफ से तो सबसे पहले देखनी पड़ती है। शुरू में जब 1 to 5 था ना, और मेरे एक्सीडेंट लगातार हो रहे थे, एक दिन छोड़ के दूसरे दिन छोड़ के तीसरे दिन, तो मेरे 1 to 5 पे व्हीलिंग तो नहीं करती थी? मैं चलाती तेज थी। जब आपके पास आती है ना शुरू में बाइक, तो फिर आप एक दफा ना अपना आप दिखाते हो कि ये तो चल रही है, हाँ। तो आप तो उड़ रहे होते हो। तो वो फिर एक दफा गिरी, फिर 2 दफा, फिर 3 दफा, फिर अब्बू ने कहा पुत्र छाड़ दे, तेरे वास्ते काम नहीं का। तो मैंने कहा नहीं अब्बू, अब तो पैसों से खरीदी, अब तो मैं कभी ना छोड़ूं। अच्छा बतूल, आप लोग जो हैं और गुलशन भी, आप लोग एक वुमेन एम्पावरमेंट का एक सिंबल है। बिल्कुल। तो आप लोग एक टैबू तोड़ रहे हैं, बाइक मतलब पाकिस्तान में कंसिडर किया जाता है बंदों की सवारी है, आप वो चला रहे हैं। तो कभी ऐसा हुआ, वही ऐसा ख्याल आया कि इंटरनेशनली भी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या वो जो फीमेल ग्रुप्स हैं बाइक्स वगैरह के, उनके साथ कोई कोलैबोरेशन या कुछ इस तरह को पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी रैली का पार्ट बनना, ऐसा कुछ? सर अभी रिसेंटली हमारा प्लान बन रहा है, इंशाल्लाह एक इंटरनेशनल ट्रिप करना है, और ऐसे करना है कि पाकिस्तान का झंडा लगाना बहुत बड़ा अपनी बाइक के पीछे, और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना, इंशाल्लाह ये प्लान है हमारा। अभी रिसेंटली प्लान बन रहा है हमारा। और अगर आप अकेली जा रही हैं बाइक पे, आपने आयशा को लेके जाना है। ले जाएंगे भाई, मुझे भी ले जाएं, मैं भी सफर करूं। अच्छा, तो ये जिस ट्रिप की आप बात कर रही हैं, क्या उसमें बाकी भी मुल्कों के लोग होंगे? नहीं, फिलहाल तो हमारे पाकिस्तान से लोग जा रहे हैं। अच्छा, तो मतलब आप लोग का यहाँ से ग्रुप है जो जाएगा, इंटरनेशनल टूर करेगा और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने वाली बात होगी। अच्छा, थोड़ा सेफ्टी के बारे में भी बताएं, क्योंकि और भी चूंकि अब काफ़ी ख़वातीन बाइक चलाती हैं। मैंने ज़्यादातर जो ख़वातीन को बाइक चलाते देखा है, एक तो जो नॉर्मल बाइक होती है जिसे हम 70 कहते हैं, CD 70, वो उस टाइप की मोटरसाइकिल चला रही होती हैं, और फिर दूसरा उन्होंने वही जो नॉर्मल ख़वातीन जैसा भी लिबास पहनती है वैसा। इसके लिए कोई सेफ्टी जो प्रिकॉशंस हैं वो बताएं ज़रा फीमेल्स को, कि अगर आपने बाइक चलानी है तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना अपना? तो स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जब मैंने शुरू की तो मैं तो मतलब कभी खौफ से गिर जाना, कभी पानी आना, ब्रेक लगाने गिर जाना, कभी किसी ने हल्का सा डराना गिर जाना। तो शुरू में तो आपको हर चीज़ की ज़रूरत है। आपको
सेफ्टी गार्ड जो हैं वो लाजमी पहनने चाहिए, लाजमी, क्योंकि लोग नहीं बाज आ सकते, हम जिस माशरे में रहते हैं लोग नहीं बाज आ सकते। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको हेलमेट लाजमी वेयर करना चाहिए। आप मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को देखा है, लड़कियाँ देखी हैं शलवार कमीज पहन के चला रही है अच्छी चीज़ें, हालांकि मुझे उनको देख के कुछ होता है कि यार ये चला सकती है शलवार कमीज पहन के, तो मुझे क्यों शर्म आती है, मुझे भी चलानी चाहिए, बट हेलमेट नहीं पहनती। और आप यकीन करें कि मेरे जो एक्सीडेंट हुए हैं, अगर मैं हेलमेट ना पहनती तो मतलब अभी तक दुनिया में नहीं होती। अच्छा, हेलमेट के हवाले से अवेयरनेस की वाकई बहुत ज़रूरत है, क्योंकि कुछ अर्सा पहले हमारे यहाँ पे एक लड़के का भी एक्सीडेंट हुआ था और उसने हेलमेट नहीं पहना हुआ था, तो उसका बहुत शदीद एक्सीडेंट हुआ था और फिर वो सर्वाइव भी नहीं कर सका था। ये इसकी अवेयरनेस, सेफ्टी फर्स्ट, आपको इसकी अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी है। और मेरे ख्याल से सर जो है वो बॉडी पार्ट का वो हिस्सा है जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है, सबसे सेंसिटिव, सबसे पहले हिट होता है। सबसे पहले जाहिर है बाइक से आप जब गिरेंगे तो सबसे ज़्यादा खतरा ही सर लगने का होता है, तो हेलमेट जरूर पहने। और लोग बहुत जान छुड़ाते हैं, मैंने देखा कुछ लोगों को ना हेलमेट पहनने से वो कहते हैं जी हवा नहीं आ रही, पे जो ये रिस्ट्रिक्शन हुई है हेलमेट की, बिल्कुल हमें दिखता नहीं है। तो मैं तो जिस भी लड़की को देखती हूँ ना रोड पे उसने हेलमेट नहीं पहना, पहले तो मैं उसको अप्रिशिएट करती हूँ, मतलब कोई भी जा रही थी, मतलब खून बढ़ता है, पता चलता है कि यार कि हाँ हमें भी कोई देख के थम्स अप कर दो ना, अगली को हौसला मिलता है, अगली चलाती है। मैं तो करती हूँ, मैं तो रोज करती हूँ बिल्कुल। तो अगर उसने हेलमेट नहीं पहना ना तो मैं पहले उसको रोकती हूँ, मैं कहती हूँ तू रुक, एक मिनट रुक जा, पहले उसको उसका खून बढ़ा लिया, फिर मैंने उसको प्यार से कहना यार मेरी बात सुन, हेलमेट पहना करो, लोग नहीं देखते हैं। अच्छा बतूल और एंड गुलशन, सेम क्वेश्चन फॉर बोथ ऑफ यू कि हमने ये तो हम देखते हैं कि जी जैसे आपने भी जिक्र किया कि जब लड़कियां बाइक चला रही हैं तो जी तंग किया जाता है या हूटिंग की जाती है, ठीक है, लेकिन ये बताएं कि अप्रिशिएट किया ऑन रोड कभी किसी ने अप्रिशिएट किया आपको देख के कि लड़कियां बाइक चला रही हैं, और क्या बात है? बहुत से लोग करते हैं और नॉर्दर्न एरिया में तो इतने करते हैं, मतलब आपको ऐसा लगता ही नहीं कि आपको लगता है। अच्छा मुझे लगता है नॉर्दर्न एरियाज में हमारे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं कसम से, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान का तो हम खुद भी कहते हैं कि वहाँ पे एजुकेशन का रेशियो बहुत ज्यादा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे एजुकेटेड लोग ज्यादा हैं इन चीजों में बनिस्बत शहरों के। बिल्कुल बहुत से लोग करते हैं वो लोग, मुझे लगता है कि वेल अवेयर भी हैं। हम लोग एजुकेशन के हवाले से बेशक आ गए यहाँ पे, लेकिन हम लोग वो मैनर्स और वो जो बेसिक चीजें हैं ना, वो हम लोग शायद इतने इखलाकियात में पीछे रह गए हैं, कहीं हम लोग तालीम में बेशक आगे से आगे जा रहे हैं। थोड़ा सा करते हैं लोग, मतलब लाइक अगर 10 लोग जा रहे हैं ना तो 10 में से कोई एक आधा आपको अप्रिशिएट करेगा और 9 लोग आपको ना हंसेगा। अच्छा इतना अजीब सा वो लुक पास करते हैं। फिर एक तो ये, और फिर देखते नहीं है कि यार लड़की है, रेस शू शू शू, मतलब रुकते नहीं है, कंट्रोल नहीं करते। अच्छा, ऐसे करती है? नहीं मैं करती नहीं हूँ, हाँ, लेकिन अच्छा जिद में ही बड़ी बाइक इसलिए ली कि 70 थी तो 125 वाले साथ लगा लेते थे, 125 लिया तो बड़ी बाइक वाले साथ लगा लेते थे। तो अब मेरे पास GS 150 सीसी है जो आप टूर के लिए भी नॉर्मली यूज करते हो। अच्छा तो अब कोई मेरे साथ लगता है ना 5 मिनट मैं उसको बर्दाश्त करती हूँ, 6 मिनट मेरा ना पारा आई हो जाता है, मैं कहती हूँ चल फिर चौधरी आ जा, तो फिर वो ढूंढ रहा होता है और मैं निकल जाती हूँ। अच्छा, इस चीज ने आपको अगर सोशली देखा जाए तो कितना स्ट्रॉन्ग किया? आप दोनों के लिए मेरा सवाल है। मुझे तो मतलब मैं बिल्कुल जीरो थी। आप यकीन करें कि बाइक के साथ जो हौसला आता है ना, आप जब रोड पे निकलते हो अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं, आप देखते हो लोगों को, हर चीज़ आपको दिखती है। आपका ना, मैं वही जो मैंने आपको पहले बात बताई कि आपका खून बढ़ता है, जब आपका खून बढ़ता है ना ऑटोमेटिकली आपके अंदर हौसला भी आ जाता है। गुलशन आपसे एक और चीज़ कि जब हम बाइक चलाते हैं ना तो हमारी फिजिकली और मेंटली भी बहुत चीज़ प्रिपेयर होती है। और हम लोग ना अभी मेरे ख्याल से आप लोग ये सोच रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा पूछना है, लेकिन हम लोग ये सोच रहे हैं कि प्रेजेंट में ये जो हमारा प्रेजेंट है उसमें किस तरीके से क्वेश्चन हो रहा है, हम ऑन द स्पॉट जो आ रहा है हम वही बोले जा रहे हैं। हमारा मेंटली जो है वो बहुत ज़्यादा सुकून रहता है। बाइक जो है ना वो डिप्रेशन बहुत रिलीज कर देती है हमें। अच्छा सच्ची सीरियस सही बात है। जरा सा गुस्सा है ना, बाइक चलानी। मैं तो सोच रहा हूँ फिर आजकल बाइक ही चलाई जाए। हम लोग ने ब्रेक पे जाना, ब्रेक से जाने से पहले एक मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल ज़हन में आ गया था। वैसे सारे सवाल ही आज इंटरेस्टिंग आ रहे हैं। आप किसी शादी ब्याह पे पहुंची तैयार होके बाइक पे? हाँ मैं ऐसे ही गई ना, तो वो शादी छोड़ के ना वो मुझे देख रहे, हेलमेट पकड़ा। वो मेरी दोस्त की शादी थी, वो भी सैलून की ऑनर थी, तो उसकी ना शादी थी। तो मैंने कहा यार मैं कैसे आऊँ, मैं ना अभी अपने सैलून पे हूँ तो मैं नहीं आ सकती, अगर मुझे पता होता ना तो मेरी जान में ले आती, मैं भूल गई। कहती तू अगर ना आई तो मैंने नहीं जाना। मैंने कहा ओके, मैंने हेलमेट पकड़ा, मैं गई और मैंने बाइक लगाई और बाहर भी सारे वो जो आवाम लड़कों की बारात में जो आते हैं वो मुझे देख रहे हैं। फिर भाई ने हेलमेट उतारा और भाई यूं करता जा रहा है। भाई मतलब वहाँ तो भाई था ना, वहाँ बहन बन के गई, बहन कहना चाहिए। तो वहाँ मतलब लोग ऐसे देख रहे थे ना कि ये तो भाई है। तो मैं अंदर गई और वो सारे शादी को छोड़ के, दुल्हन को छोड़ के ना मुझे देख रहा है। फिर मुझे शर्म आई कि मैं स्टेज पे जाके उसको मिलूं,
कि ना मिलूं। और फिर मैं शर्म से ना मैं साइड पे जाके बैठ गई और मुझे कह रही ऊपर आ जा। मैंने कहा बस ठीक है, इतना ही काफी है। पहले भी बड़े ही इंटरेस्टिंग आप लोगों ने स्टोरीज बताई हैं और हमें उम्मीद है कि जितनी भी खवातीन देख रही हैं बिल्कुल वो भी उनमें मोटिवेशन मिली है। और बहुत शुक्रिया आपका बतूल, बहुत शुक्रिया गुलशन, आप सुनो पाकिस्तान का हिस्सा बनी थी। और आयशा मेरे ख्याल से ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे, कुछ और भी अहम सी चीजें आपसे डिस्कस करेंगे। आप देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। और अब बड़ा ही हमारा ये इन्फॉर्मेटिव सेगमेंट है जिसमें हम हमेशा की तरह पाकिस्तान का, हमारे मुल्क का कोई तारीख़ विरसा, कोई अहम इमारत हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो इस बार हम आपके लिए लेके आए हैं इकबाल के शहर सियालकोट से एक घंटा घर। तो ये बड़ी ही तारीखी लेकर आए हैं अपने नाज़रीन के लिए, बड़ी तारीखी इमारत है ये। और अहलियान सियालकोट की सहूलत के लिए 1922 में इस इमारत को तामीर किया गया था। और वैसे तो कई बार आयशा इस इमारत की मुरम्मत का काम हो चुका है और मैंने वो तो अजीम, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में जितनी भी तारीखी इमारतें हैं उनकी मरम्मत का काम कई मरतबा हो चुका है, लेकिन शायद मरम्मत के बाद उसको भूल जाते हैं, इसीलिए उसकी हालत फिर पहले जैसी हो जाती है। वैसे घंटा घर एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग इमारत इस हवाले से भी है कि पाकिस्तान के जितने भी बड़े शहर हैं ना, हर शहर में ये एक इमारत आपको मुश्तरक नजर आएगी। हाँ बिल्कुल। और घंटाघर की, बल्कि हम जैसे कि मरम्मत की भी बात कर रहे थे, तो उसके बाद इसकी हालत भी काफ़ी हद तक बेहतर है। लेकिन साथ ही साथ जो घड़ी तब लगाई गई थी वो घड़ी आज भी उसी रफ्तार से चल रही है और लोग बल्कि उस घड़ी को देखकर भी वक्त का अंदाजा लगाते हैं। इत्तेफाक हुआ कभी सियालकोट जाकर? सियालकोट में गई हूँ बहुत मर्तबा, लेकिन मैंने घंटा घर नहीं देखा। लाहौर में एक हॉस्पिटल के बाहर इतना ऊंचा सा घंटा लगा सियालकोट का घंटा घर बड़ा फेमस है, ये वहाँ पे सदर बाजार है। कैंट भी मैं सियालकोट बहुत गई हूँ क्योंकि मेरा ननियाल सियालकोट में है, तो वो इसीलिए मेरा आना जाना काफी रहा है। तो लेकिन मुझे पता नहीं क्यों, मुझे खुद भी याद नहीं आ रहा। हम लोगों ने तो घंटा घर की वो जो नीचे एक पेवमेंट बनी हुई है, फुटपाथ, वहाँ बैठकर जूसेस पिए हैं बड़ी दफा। अच्छा, घंटा घर बड़ा फेमस है सियालकोट का। तो इसी पर हम लोगों ने एक रिपोर्ट भी तैयार की है, वो आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान के तकरीबन तमाम बड़े शहरों में एक कदर मुश्तरक मिलेगी और वो है वहां पर मौजूद घंटा घर। ये तारीखी घंटा घर जहां ब्रिटिश राज के फन तामीर का शाहकार हैं, वहीं ताजे बरतानिया और उसके हुक्काम की वक्त की कदर का सबूत भी हैं। बरतानवी दौर में बरे सगीर के कई शहरों में घंटा घर बनाए गए थे, जिनमें सियालकोट भी शामिल है। कश्मीर के पहाड़ों की आगोश में आबाद सियालकोट जनूबी एशिया के चंद अमीर तरीन शहरों में से एक है, जिसके सदर बाजार के बीचों बीच इस्तादा घंटा घर, जिसे इकबाल स्क्वायर भी कहा जाता है। इस तारीखी इमारत को हिंदू सेठ राय बहादुर और मुसलमान शेख गुलाम कादिर ने 1922 में तामीर करवाया। इस घंटा घर ने तारीख के कई अरूजो जवाल देख रखे हैं। वक्त के साथ साथ इसकी कई बार मरम्मत की गई है, लेकिन बुनियादी ढांचा वही है। 5 मंजिला इस टावर की ऊपरी मंजिल पर बड़े साइज की घड़ियां लगी हैं, जो रोमन हिंसों में वक्त बताती हैं। इस पर लगी घड़ियां अब भी वक्त की रफ्तार को कायम रखे हुए हैं। हर घंटे बाद जब घंटियां बजती हैं तो सुनने वालों को माजी के झरोकों में ले जाती हैं। तो ये खूबसूरत सा घंटा घर तो आपने देखा, और अजीम अब मेरा भी वैसे दिल चाह रहा है कि एक चक्कर और सियालकोट का लगा लूं, ताकि ये घंटा घर में जाकर। अच्छा, फैसलाबाद का भी बहुत मशहूर है। फैसलाबाद का बड़ा फेमस है। सियालकोट में और भी काफी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं। वहाँ पर लामा इकबाल का घर भी है। इस पे ये चीज भी है ना कि सियालकोट के आसपास जो गांव हैं वो बॉर्डर के साथ भी लगते हैं, तो वो इस लिहाज से भी काफी हिस्टोरिकल उनकी इम्पोर्टेंस भी है। भिम्बर सेक्टर सारा वहाँ पे आजाद कश्मीर और ये सारी जगह वहाँ पर, वहाँ से करीब हैं। और सियालकोट में इसके अलावा एक फोर्ट भी है, वहाँ पे प्रॉपर एक वॉल्ड सिटी है। सियालकोट हालांकि छोटा सा शहर है, लेकिन उसके अंदर इटसेल्फ एक वॉल्ड सिटी है, बड़ा छोटा सा। अच्छा, तो मैंने इतना सियालकोट का चक्कर लगाए हैं, लेकिन मैं अब तक इन जगहों पे नहीं जा सकी, मुझे हैरत हो रही है। तारीखी एतबार से बड़ा
बड़ा मशहूर शहर है और ये देखने वाला शहर है बाय द वे। तो आयशा, अब हम टेक्नोलॉजी की कुछ बात करें। जी, मैं बल्कि बात करने भी लगी थी। हम टेक्नोलॉजी के हवाले से बात करना चाह रहे थे कि आज तक हम व्हाट्सएप यूज़ करते आए हैं और मेरा ख्याल है हम लोग इतने यूज टू हो गए हैं व्हाट्सएप के लिए कि हम लोगों को लगता है किसी और ऐप पे अगर हम लोगों को शिफ्ट होना पड़े तो ये शायद दुनिया का सबसे मुश्किल काम होगा। कैसे होंगे हम, कैसे अपना सारा वहाँ पे अपना डाटा और चैट आपस में जो करना काफी मुश्किल लगेगा। लेकिन होगा ये बताना। हाँ, लेकिन ये क्यों होगा? तो जनाब, पाकिस्तान की पहली कम्युनिकेशन ऐप का इजरा कर दिया गया है और व्हाट्सएप की मुतबादिल चैटिंग ऐप है बी पाकिस्तान। और इसका मकसद जो है वो भी हम आपको बता देते हैं कि हुकूमती अफसरान और मुलाजमीन के माबैन अहम सरकारी गुफ्तगू को महफूज बनाना है इसका मकसद, और 1 साल बाद इसे अवामी इस्तेमाल के लिए भी ओपन कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल, और इन एप्लीकेशंस को नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के तहत बनाया गया है। बी पाकिस्तान मुकम्मल पाकिस्तानी साख्ता ऑडियो, वीडियो और कॉन्फ्रेंस कॉलिंग के साथ चैट एप्लीकेशन है। वैसे कई ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने अपना इसी तरह से प्राइवेट एक पर्सनल चैट जो है एप्लीकेशन का पूरा नेटवर्क बनाया हुआ है। हम लोग टेक्नोलॉजी में शायद अभी बहुत पीछे हैं, तो इसीलिए हमने ये चीज़ काफ़ी देर बाद की है। वरना तो जैसे आप बात कह रहे हैं, दुनिया में बहुत सारे ममालिक की अपनी ऐप्स हैं, अपनी ऐप्स हैं। और इसका अगेन सबसे बड़ा एडवांटेज आशा जो मुझे नजर आता है, और मेरे ख्याल से यही बुनियादी वजह है जिसकी खातिर इस ऐप को बनाया गया है, और वो ये है कि सेफ्टी ऑफ डाटा, प्राइवेसी। क्योंकि अभी जो व्हाट्सएप है वो तो ऑब्वियसली पूरी दुनिया में कई ममालिक में चल रहा है, तो उसमें डाटा आपका प्रोटेक्ट रहेगा उस तरह से कि नहीं, उसकी गारंटी उस तरह से नहीं है जिस तरह से यकीनन ये बी पाकिस्तान ऐप जो है ये डाटा को सेव करेगी। ये तो चले अब जब मंजर आम पर आएगी यूज के लिए तो लेकिन मेरा ख्याल है अजीम, ऐप कोई भी हो आपको अपना डाटा खुद ही सेव करना चाहिए, क्योंकि हम लोग धड़ाधड़ पिक्चर्स वीडियो सेंड कर रहे होते हैं ये सोचे बगैर कि ये सेफ है भी कि नहीं है, इस ऐप से कहीं और लीक भी हो सकता है। आपकी फैमिली की पिक्चर्स होती हैं, आपकी अपनी पिक्चर्स होती हैं। मेरा ख्याल है अपनी चीज़ों को खुद ही सेव करना ज़्यादा ज़रूरी होता है, बजाय हम ऐप पर करें कि ये ऐप हमारी चीज़ें सेव करेगी। जी बिल्कुल, और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन किसी भी एप्लीकेशंस पे ना शेयर करें। तो हम लोग इसी तरह से मजीद इंटरेस्टिंग स्टोरीज आपके लिए लाएंगे। आपने कहीं नहीं जाना, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी ब्रेक से वापस आ चुके हैं और एक और इंतहाई अहम मौजू आज हमारे प्रोग्राम में शामिल है, और वो ये है कि जी बच्चों में मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल हम देख ये रहे हैं कि दुनिया में इनकलाब बर्पा किया है, चूँकि मोबाइल ने और सही मानों में दुनिया इंटरनेट और मोबाइल की इजाद के बाद सिमट कर एक ग्लोबल विलेज तो बन चुकी है, लेकिन फिर हर चीज़ के एडवांटेजेस के साथ साथ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो हमने राब्ता करना तो आसान कर लिया एक दूसरे से दुनिया के किसी भी कोने में, हमने राब्ते कार्ड भी दिए हैं, राब्ते कार्ड भी दिए हैं, साथ बैठे हुए हैं और हर बंदा जो है फ़ोन में बिजी रहता है। और इसका सबसे बुरा असर जिस पर तवज्जो उम्मीद तौर पर नहीं दी जा रही वो बच्चों पर आ रहा है, बच्चों पर, क्योंकि बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है, हम सबके घरों में ये होता है कि बच्चा रो रहा है जी तो उसको फ़ोन दे दो। अच्छा, ये क्योंकि मैं खुद भी एक मदर हूँ तो मैं इस चीज़ को शायद ना ज़्यादा बेहतर तौर पर बता सकती हूँ कि हम लोग जब जो वर्किंग मदर्स हैं जो जॉब करती हैं, फिर उन्होंने अगर घर में भी काम करना हो तो उनको ये फील हो रहा होता है कि अच्छा मेरा ये काम भी रह जाएगा, वो काम भी रह जाएगा। अगर बच्चा तंग कर रहा है तो उसको कहीं ना कहीं बिजी रखने के लिए ना हम उसकी फिजिकल एक्टिविटी से ज़्यादा हम लोग कहते हैं उसको मेंटली कहीं ना कहीं हम लोग बिजी करते हैं, और वो हम लोग को सबसे आसान लगता है मोबाइल। हम कहते हैं मोबाइल पकड़ा दो, बच्चा तंग नहीं कर रहा, आप फटाफट अपने काम निपटा लो। लेकिन हम लोग ये नहीं सोचती, मैं खुद भी शायद, कि इसका लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं बुरा असर क्या हो रहा है। बच्चा अभी मोबाइल पे बैठा है, क्योंकि एक मरतबा मेरा बेटा छोटा था, मैं उसको डॉक्टर के पास लेकर गई तो वहाँ पर एक बच्चा आया हुआ था, वो बीमार था, वो तकरीबन होगा कोई 8-9 साल का होगा। वो मोबाइल में इतना ज़्यादा बिजी था कि उसके घर वाले जब उससे मोबाइल लेते थे तो बाकायदा वो शाउट करता था, बाकायदा वहाँ पे चीखना चिल्लाना शुरू कर देता था। अच्छा, ये बिहेवियर वो एडिक्टिव था, बहुत ज़्यादा एडिक्टिव था, और मैं डर गई, मैं बाकायदा डर गई ये देखकर कि मेरा बेटा भी मोबाइल यूज़ करता है, खुदा न खास्ता वो अगर इतना एडिक्टिव हो गया इस चीज़ के लिए तो मैं फिर क्या करूंगी। अच्छा, ये जो सवाल है हमारे जहनों में, मेरा ख्याल है इसमें हमें किसी डॉक्टर से ही बात करनी चाहिए। डॉक्टर सदाकतें और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, ये उनसे हम पूछते हैं कि बच्चों की ये जो हैबिट्स हैं हम खुद तो उनमें डेवलप कर देते हैं, उस्मा सदाकत माजरत के साथ, उनको हम ख़त्म कैसे करें। डॉक्टर साहिबा, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हैं, और सॉरी मैंने आपका नाम गलत बोला। जो ये सवाल मैं कर रही थी कि कहीं ना कहीं माँ बाप खुद ही बच्चों में ये आदत डालते हैं और बाद में खुद परेशान हो रहे होते हैं, तो मेरा ख्याल है कि बच्चों से ज़्यादा माँ बाप की काउंसलिंग की ज़्यादा ज़रूरत है। आई थिंक सबसे पहली चीज़ हमें देखनी होगी कि बड़ों के अंदर जब से हमारे पास ये गैजेट्स आए हैं, सेल फोन हैं, टैबलेट्स हैं, घरों के अंदर टेलीविज़न ऑलरेडी मौजूद थे,
तो जब से ये डिफरेंट गैजेट्स आए हैं तो हमारा जो इन गैजेट्स की तरफ रुझान है वो भी बढ़ गया है। बिल्कुल तो खास तौर पे अगर हम पेंडेमिक में देखें तो घर में चूंकि करने की कोई और एक्टिविटी नहीं, बाहर आपने जाना नहीं, तो ऐसे में बड़े जो हैं वो सभी मोबाइल पे हाउस वर्क के ऊपर हैं कि वो घर में जूम मीटिंग्स कर रहे हैं, स्काइप मीटिंग्स में अपने जॉब प्लेस के साथ रिलेटेड हैं। और बच्चे वहाँ पे क्या कर रहे हैं कि बच्चों को आपने टैबलेट दे दिया, कभी टीवी ऑन कर दिया, कभी कोई मूवी लगा दी कि आप बैठे ताकि हम घर के कुछ काम जो है निपटाने की तरफ जाएं। तो इसका मतलब है कि पहले हमें बड़ों को अपनी आदत पे थोड़ी तवज्जो देनी होगी, क्योंकि बच्चे जो हैं वो इमिटेट करते हैं बड़ों के बिहेवियर को, वो तकलीद करते हैं, नकल करते हैं। तो जो बड़े कर रहे हैं बच्चे वैसा ही करते नजर आएंगे। अगर हम चाहते हैं कि कोई भी हैबिट अपने बच्चों के अंदर बेहतर करें तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं शुरू हमें खुद से करना होगा और अपने मोबाइल यूज़ के इस्तेमाल को डिसिप्लिन करना होगा। एंड इवेंचुअली फिर बच्चे भी उस चीज़ को सीखेंगे। और जब हम खुद को डिसिप्लिन कर लेंगे तो बच्चों के साथ बातचीत करना आसान होगी, उन्हें ये बताना आसान होगा कि हेल्दी वे क्या है इस चीज़ को इस्तेमाल करना। लेकिन अगर आपका बच्चा एक चीज़ के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम अपने नाज़रीन को ये भी बता दें कि इस सेशन के दौरान कॉल कर सकते हैं आप। और डॉक्टर साहिबा हमारे साथ सेट पर मौजूद हैं और आपका इसी टॉपिक को लेकर कोई भी मसला है तो आप वो पूछ सकते हैं, डॉक्टर साहिबा उसका मौके पे जवाब दें। और जो हमारा कांटेक्ट नंबर है वो आपकी स्क्रीन पे भी चल रहा है। आप डॉक्टर साहिबा से इसी हवाले से जो भी आपके जहन में सवाल है या जो भी परेशानी है वो भी आप शेयर कर सकते हैं। अच्छा, मैं इस चीज़ के हवाले से, जैसे कि आप कह रही थी कि जब पेंडेमिक आया तो उसमें लोग ज़्यादा इस चीज़ के लिए यूज्ड टू हो गए, लेकिन हम लोगों ने अपनी पॉजिटिव हैबिट्स के बजाय हम लोग सब मोबाइल पर लग गए हैं। मैं खुद भी अपनी बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ और इस चीज़ पे मैं अक्सर परेशान भी होती हूँ कि मुझे लगता है मुझे इतनी ज़्यादा एडिक्शन हो गई है कि जब मैं थोड़ी देर नहीं यूज़ करती तो मैं कुछ ना कुछ मिस कर रही होती हूँ। फियर ऑफ मिसिंग आउट कहते हैं। एग्जैक्टली। बड़े इस चीज़ से कैसे निकले? बच्चों को तो हम बाद में सिखाएंगे, पहले तो हम लोग खुद सीख लें। हमें पहले तो देखना है कि हेल्दी यूज़ क्या है किसी भी सेल फोन का। तो जो साइंस बताती है, रिसर्चेस बताती हैं कि छोटे बच्चे आमतौर पे जो अंडर एज 2 हैं उनके लिए मोबाइल का इस्तेमाल 0 होना चाहिए। जो अंडर एज 2 है मोबाइल का इस्तेमाल 0 होना चाहिए। इधर हमारी गोद में होता है, उसके सामने मोबाइल फोन करके बैठ 0 होना चाहिए। और वो ये अलाउ करते हैं कि मैक्सिमम आप ये कर सकते हैं कि अगर उसके फादर दूसरे सिटी में हैं तो आप उस पे कॉल के थ्रू, व्हाट्सएप कॉल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, वो भी फॉर ए फ्यू मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। आफ्टर 2 years से लेकर जब बच्चा 7 तक जाता है तो उसका मोबाइल यूज जो है वो 1 year तक होना चाहिए, सॉरी 1 hour तक होना चाहिए डेली। और वो कहते हैं कि लेस इज बेटर। और जब 7 साल से ऊपर एडल्ट तक हम जाते हैं तो मैक्सिमम जो फ़ोन का हेल्दी यूज़ है वो 2 hours ऑन डेली बेसिस हो सकता है। कोई भी शख्स जो 2 घंटों से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है तो इसका मतलब है फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो उसको फेस करना पड़ेंगे। और आमतौर पे आप देखते हैं कि यंग लोगों के अंदर भी मूड इरिटेबिलिटी ज़्यादा है। इसका मतलब है कि मोबाइल का इस्तेमाल पीछे ज़्यादा, बिल्कुल पेशेंस कम हो गया है, मोबाइल का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा अगर हम देखें कि हमारी जो यानी जो बातचीत करने की सलाहियत है वो भी वीक होती है। क्योंकि जब हम लाइव कॉलर हैं जी, फाइजा लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फाइजा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम जी, अल्लाह का शुक्र जी। फाइजा जी जी आप पूछें सवाल अपना। जी, मेरा बच्चा 8 साल का है, वो खाता भी नहीं है, वो सोता भी नहीं है, उसे बस मोबाइल चाहिए। उसे आइस के नीचे फुल ब्लैडनेस आ रही है, मतलब बहुत यूज करता है मोबाइल। डार्क सर्कल्स आ गए हैं उसकी आंखों के नीचे। जी जी ऐसा ही है। वो उसे लेते मोबाइल वो शॉर्ट करता है, बदतमीजी करता है। ये वही बात हो गई ना जो मैं अभी बता रही हूँ। 3 सिम्टम्स खुद ही बता दिए। मोबाइल यूज नहीं करना, हमने अपने मोबाइल सेल कर दी है, टच हमने कीपैड ले ली है, लेकिन फिर वो बच्चा शॉर्ट करता है, बदतमीजी करता है, मोबाइल दो बस। जी फाइजा आप सुने डॉक्टर साहिबा का जवाब। अच्छा, यहाँ पे ना इसी से रिलेटेड मेरा भी एक क्वेश्चन है, बल्कि पहले भी मेरे जहन में था कि कहते हैं इट्स नेवर टू लेट, मतलब आप कुछ भी अच्छा शुरू करने के लिए कभी भी कर सकते हैं, लेकिन क्या जो बच्चा इतना मोबाइल के लिए एडिक्टेड हो गया है क्या आप उसको इस चीज़ से दूर कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। आपको ग्रेजुअल एक प्रोग्राम जो है वो बनाना पड़ेगा कि ये जो मोबाइल का इस्तेमाल है, आमतौर पे हम सोचते हैं कि ये विद इन 1 डे हो जाएगा। अगर आपके बच्चे के हालात ये हैं कि वो रातों को 3-3, 4-4 बजे तक सो रहा है, चूंकि वो मोबाइल का इस्तेमाल ज़्यादा करता है, वो खा नहीं रहा या उसका वजन ज़्यादा बढ़ रहा है क्योंकि वो हर टाइम मोबाइल के ऊपर है, शाउट करता है जब आप उससे वापस लेते हैं, तो इसका मतलब है कि अब थोड़ा आपको कोई 6 month to 8 month कोई प्लान बनाना पड़ेगा कि इवेंचुअली मैंने इसकी मोबाइल की हैबिट को 1 hour तक लेकर आना है।
हमेशा याद रखें कि जब भी आप स्क्रीन के ऊपर देखते हैं तो आपके जो सोने वाले ब्रेन केमिकल्स हैं हमारे, जिसे हम मेलाटोनिन कहते हैं, वो डिक्रीज होते हैं, उनकी इंक्रीज वो नहीं होते। जनरली ये केमिकल जो है शाम के बाद जब हम सोने की तरफ जाते हैं तो ये केमिकल बढ़ते हैं, ये केमिकल होंगे तो हम सोने की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर इन ये केमिकल डिक्रीज हो रहे हैं बिकॉज स्क्रीन सामने है, तो इसका मतलब है कि वो बच्चे फिर काफ़ी लेट सोने की तरफ जाएंगे। टेंट्रम जब कोई बच्चा थ्रो करता है तो इसका मतलब है ये बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हैं कि वो आपसे भी बदतमीजी करने पे तुल गया, उसने शोर करना शुरू कर दिया, और बाजुकात माएँ एम्बेरसमेंट के खौफ से बच्चे को पकड़ा देती हैं कि पकड़ लो। बिल्कुल ऐसे ही है। बाजुकात माएँ इस कॉन्फ्लिक्ट्स को फिलहाल उससे निपटने का इजी हल देखती हैं कि अच्छा मैं इसको मोबाइल दे देती हूँ, मेरे और भी काम है, मैं बाद में इसको देखूंगी। जो मैं भी बात कभी नहीं आती, वो बात कभी नहीं आती। एक अपने घर में रूल ऑफ थंब बना लें कि जब बच्चा शोर करेगा तो फिर उसको मोबाइल नहीं मिलेगा, क्योंकि जब किसी का बुरा बिहेवियर है और आप उसको रिवॉर्ड करते हैं मोबाइल देकर, तो वो बुरा बिहेवियर इंक्रीज होता है, वो डिक्रीज नहीं होता है, वो डिक्रीज नहीं होगा। तो उस बुरे बिहेवियर को ब्रेक करने के लिए आपको करना ये है कि आप एक दिन उसको कहें कि आपको जितना शोर करना है आप कर लें। मोबाइल जो है वो आपको नहीं मिलेगा। मोबाइल तभी मिलेगा जब आप खामोश होंगे, जब आप मुझसे आके रिक्वेस्ट करेंगे कि मामा मुझे 1 आवर के लिए या हाफ एन आवर के लिए मोबाइल चाहिए, तो मैं फिर आपको दूंगी। अब ये हमने अक्सर ये देखा है, बल्कि रिसेंटली मैं पढ़ रहा था कहीं पे कि पहले कॉलर हैं जी मोहम्मद काशिफ साहब जंग से हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे हैं काशिफ साहब? अस्सलाम वालेकुम। जी बहुत शुक्रिया सर। सर मैं जंग से बात कर रहा हूँ, मोहम्मद काशिफ। एक तो सर ये है कि आपको जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं बहुत ज़बरदस्त है जी। तो दूसरा सर मेरा क्वेश्चन है कि मेरा बेटा है 5 साल का, बड़ी 3 बेटियां हैं, तो उनको देख के बच्चे ये करते हैं, छोटा बच्चा ये कि उसको अगर मोबाइल फ़ोन ज़्यादा ना दिया जाए तो वो रो के बहुत बुरा हाल कर लेता है। तो अब उसकी आदत हमने ही डाली है, तो इसका करना ये है कि क्या किया जाए इसके बच्चे को इतनी छोटी एज में मोबाइल की आदत। वैसे काशिफ साहब जो डॉक्टर साहिबा अभी जवाब दे रही हैं वो मेरा ख्याल है वो बिल्कुल सेम आपके इसी क्वेश्चन का, क्योंकि पहली जो कॉलर थी उनका भी यही सवाल था और वो जवाब भी हमारा वही है। जी डॉक्टर साहिबा। हाँ जी, कि एक दिन आप उसको बता दें कि तुम रोगे तो फोन नहीं मिलेगा, और फिर वो रोए जितना मर्जी रोए नहीं दे। बाजू का जब आपका बच्चा आपके सामने रो रहा होता है तो आपका दिल पसीजता है और आप कहते हैं कि हाय ये रोए तो ना फोन लेना है ना फोन ले लो। लेकिन फिर हम ये भूल जाते हैं कि ये कंटिन्यूटी के अंदर है, हाउ लॉन्ग वी कैन टेक इट, क्योंकि बच्चे को तो जब भी लेंगे उसने तो रोना ही रोना है। तो एक दिन का रोना बर्दाश्त कर लें, अगर वो रो के सोने की तरफ भी जाता है वो भी बर्दाश्त कर लें, वो खाना पीना नहीं करता तो उसको भी बर्दाश्त कर लें, लेकिन शाउट नहीं करें उस पर। आराम से उसको बार बार कहें कि जब तक आप रोना बंद नहीं करेंगे, मुझसे आके बात नहीं करेंगे, तो तब तक आपको सेल फोन नहीं मिलेगा। अच्छा डॉक्टर साहिबा, क्या इसमें हम ये भी कर सकते हैं कि हम बच्चे को फिजिकल एक्टिविटी की तरफ खुद ऐसे लेकर जाएं, जैसे हम बच्चों को पार्क ले जाएं या कहीं बाहर घुमाने फिराने ले जाएं, ताकि बच्चे का मोबाइल से ध्यान हट जाए? देखिए बहुत सारा जो जुल्म स्क्रीन टाइम ने किया है कि बच्चों की जो फिजिकल एक्टिविटी है वो कम हो गई है, और यूजुअली हम पेरेंट्स भी अब देखते हैं कि वीडियो गेम्स बच्चों को लगा दें, कोई ऑनलाइन एक्टिविटी है वो करवा दें, अब तो होमवर्क भी ऑनलाइन आने लगे हैं। तो इसका मतलब है कि बच्चों के लिए जो फिजिकल एक्टिविटी है उसका टाइम कम है, और अगर दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं तो उनके लिए इसको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी हमें ये चाहिए कि वीकेंड्स पे अपने बच्चों को ज़रूर किसी पार्क में लेकर जाएं जहां वो भागें, दौड़ें, कूदें, तो उनकी जो फिजिकल एक यानी नीड है किसी एक्टिविटी में रहने की या प्ले टाइम की, वो अच्छे अंदाज से पूरी होने की तरफ। डॉक्टर साहब मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो बच्चे लेट बोलना शुरू करते हैं अपनी लाइफ में, उसका भी इस चीज़ से कनेक्शन है? देखिए बहुत सारी रिसर्चेज ये यानी प्रूव करती हैं कि जब बच्चे शुरू में यानी 2 ईयर से पहले अगर हम उन्हें सेलफोन का इस्तेमाल देंगे तो उनका लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है वो डिलेड होता है, क्योंकि लैंग्वेज जब भी कोई डेवलप होती है तो यूजुअली 4 स्टेजेस हैं कि बच्चे पहले साउंड्स बनाना सीखते हैं। अगर बच्चे को पानी चाहिए, डायपर चेंज करना है, तो वो रोने की तरफ जाएगा। फिर इवेंचुअली वो जेस्चर देते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये लेना है, ठीक। फिर वो वर्ड्स में बात करते हैं कि मुझे वाटर से मुराद होती है कि मुझे पानी चाहिए। इवेंचुअली वो सेंटेंसेस की तरफ आते हैं कि मुझे पानी चाहिए। तो 2 इयर्स का जो पहला अरसा है वो लैंग्वेज डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर हम बच्चे से खुद बात नहीं करेंगे, इंटरेक्ट नहीं करेंगे, बच्चे को सेल फोन दे देंगे तो वो 1 वे इंटरेक्शन है, वो 2 वे नहीं है। लैंग्वेज डेवलप के लिए 2 वे इंटरेक्शन चाहिए कि बच्चा आपसे बात करता है, आप उससे बात करते हैं, आप बात को एक्सप्लेन करते हैं, आप बात को बिल्ड करने की तरफ जाते हैं ताकि उसकी वोकैबुलरी बढ़े, ग्रामर उसकी जो है वो बेहतर होने की तरफ जाए। बिल्कुल। अच्छा इस चीज़ में अब जैसे कि हम बात कर रहे थे कि बच्चे को किसी भी वक्त आप इस चीज़ के लिए एक पूरी प्लानिंग आपको करनी पड़ती है,
लेकिन हम लोग को शायद अपने बिहेवियर भी ऐसे हैं कि हम लोग कहते हैं कि इतना लंबा अरसा हम क्या एक ही तरीके को लेकर चलें, तो उसके लिए आपको क्या बच्चों की स्कूलिंग जल्दी करवा देनी चाहिए? क्योंकि मैं देख रही थी कि कुछ पेरेंट्स हैं वो बच्चों को 1.5 साल की उम्र में स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं, कुछ थोड़ा 4 से 5 साल की एज तक जाते हैं कि नहीं बच्चे को इतना जल्दी नहीं करवाना चाहिए। आपके ख्याल में बच्चे की स्कूल की एज कौन सी ज़्यादा बेहतर है, ताकि बच्चे, वो भी एक एक्टिविटी है बच्चे के लिए, जाहिर सी बात है। स्कूल की एज 4 से 5 के बीच में आइडियल है। अच्छा। लेकिन चूंकि पेरेंट्स आजकल स्कूल वाले भी बहुत सारी अट्रैक्शन डेवलप करते हैं कि ये किंडरगार्टन है, वालों की अपनी जहाँ आपका बच्चा प्ले करेगा। ठीक, अब आप कहते हैं अच्छा मेरे बच्चे ने घर में जो प्ले करना है तो वो मैं स्कूल में करवा दूं, ये थोड़ा फैंसी लगता है। बट बेटर यही है कि आप शुरू में अपने साथ उसका रिश्ता स्ट्रॉन्ग करने की तरफ जाएं, अपने साथ उसका कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग करने की तरफ जाएं, उसको डिफरेंट फिजिकल एक्टिविटीज़ में लेकर जाएं, एंड इवेंचुअली जब वो 4 से 5 साल के बीच में हो तो फिर आप उसको स्कूल की तरफ भी लेकर जाएं। और शुरू में बाज़-औक़ात माओं को मुश्किल लगता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो जो कुछ लर्निंग आपने घर पे करवानी होती है, ताकि बच्चों के आजकल बच्चों के एडमिशन होते हैं, उससे पहले एक टेस्ट 4 साल के बच्चे का एक टेस्ट। मैं गई थी अपने बच्चे का एडमिशन करवाने, तो आगे से कहते हैं अच्छा बच्चे को ये आते, तो मैंने सोचा ये सब कुछ तो आप नहीं सिखाने। नहीं, आजकल वो एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा घर से काफ़ी चीज़ें सीख कर और बच्चे का बाकायदा टेस्ट लेते हैं, फिर वो आपको एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट देते हैं कि आपके बच्चे की कॉग्निशन में ये प्रॉब्लम है, आपके बच्चे के बिलीफ सिस्टम में ये प्रॉब्लम है, या उसके बिहेवियर में ये इश्यूज हैं, या आपको घर के अंदर दुरुस्त करने हैं। तो मेरे ख्याल में 4 से 5 साल का एज जो है, और रिसर्चेस भी यही बताती हैं कि 4 से 5 साल का बच्चा जो है वो इंडिपेंडेंट मूव करने के काबिल होता है किसी भी ऐसी प्लेस पे जहाँ पे आप अबिट अराउंड नहीं भी होते और कोई और केयर गिवर है तो वो इजीली उसके साथ। अच्छा, इसमें एक चीज, अच्छा अजीम आपसे भी सॉरी, मैं आज आपको बोलने का कम दे रही हूँ। लेडीज टॉपिक है, ये बिल्कुल ये हमारा ज्यादा दिल के करीब है। जब बड़े बहन भाई होते हैं, और बड़े बहन भाई क्योंकि ज़्यादा मोबाइल या किसी न किसी गैजेट के ज़्यादा उनको एडिक्शन होती है, तो छोटा बच्चा जो है वो अपने बड़ों को देख के, जैसे हम बात कर रहे थे कि बड़ों से सीखता है, वो अपने बड़े बहन भाइयों से सीख रहा होता है। और मैंने ये चीज़ नोट की है कि जो छोटा बच्चा है वो हर चीज़ वो करता है जो उसके बहन भाई कर रहे होते हैं। अब अगर आप बहन भाई को नहीं रोक पा रहे हैं क्योंकि वो एक एज में आ चुके हैं, किस एज में आ चुके हैं कि आप उसमें बच्चे को डांटते हैं या मारते हैं तो बच्चा उस चीज़ को ज़्यादा फील करता है, तो छोटे बच्चे को उस बिहेवियर से बचाने के लिए आप फिर क्या करें? मेरे ख्याल में हाउस रूल्स कुछ डिफाइन होने चाहिए। हाउस रूल डिफाइन होने चाहिए कि जब हम डिनर टेबल पे होंगे तो कोई सेलफोन यूज नहीं करेगा अनटिल अनलेस किसी की बहुत इंपॉर्टेंट कोई कॉल है, जैसे फादर है तो क्योंकि ऑफिस है तो कोई इंपॉर्टेंट कॉल है, लेकिन बच्चे जो स्टडी कर रहे होते हैं तो उनकी कोई इंपॉर्टेंट कॉल नहीं होती, अगर वो आ भी गई है तो वो बाद में कॉल बैक कर सकते हैं उन्हें। तो इसी तरह सोने से पहले आप अपने सेल फोन का जो इस्तेमाल है उसको घंटा 2 घंटे कर देंगे पहले ख़त्म करेंगे, और आप ये बच्चों के साथ रूल एक सेट कर सकते हैं कि बच्चे अपने सेल फोन लाकर पेरेंट्स के हवाले कर देंगे 2 आवर्स सोने से पहले। इसी तरह जब बच्चे उठते हैं सुबह तो 2 आवर्स के बाद जो है वो उन्हें कोई सेल फोन मिलेगा, और अगर बच्चों की एज कम है यानी कॉलेज गोइंग बच्चा है तो वो सेल फोन अपना उसके बाद पिक कर सकता है, लेकिन अगर छोटा बच्चा है तो उसका आप कोई टाइम रखते हैं कि ये 5 to 6 इवनिंग में टैबलेट या सेलफोन का इस्तेमाल कर सकता है, जितना भी आवर उसको अलाउ है। तो कोई हाउस रूल्स आपको डिफाइन करने पड़ेंगे जो इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे। और तो इसके लिए क्या ये भी कर सकते हैं कि मतलब बच्चे को मोबाइल से बचाने के लिए आप टीवी लगा दें कि बच्चा टीवी देख ले, ताकि मतलब वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। जब हम स्क्रीन टाइम की बात करते हैं तो इसमें सारी स्क्रीन इंक्लूडेड है, टेलीविजन उसके अंदर इंक्लूड है, सेलफोन है, टैबलेट है, इसके अलावा लैपटॉप्स हैं, डेस्कटॉप हैं, सारी स्क्रीन को मिला के वो कहते हैं कि 2 घंटे टाइम है। मुझे एक डॉक्टर ने कहा कि आप बच्चे को मोबाइल से बचाने के लिए उसको टीवी लगा दें, टीवी बेहतर है मोबाइल से। नहीं, बिल्कुल बेहतर नहीं है, क्योंकि बाज़ औक़ात मैंने देखा है घरों में टीवी बैकग्राउंड में चल रहा होता है कि सारा दिन ख़वातीन के और कोई बंदा नहीं देख रहा होता, लोग लाउंज से इधर उधर जा रहे होते हैं और टेलीविजन चल रहा होता है। तो रिकमेंडेड यही है कि अगर आप एक्टिवली टीवी नहीं देख रहे, कोई शो नहीं देख रहे, तो फिर टर्न ऑफ कर दें, क्योंकि ये जो आना जाना है और देखते रहना है, बिला वजह देखते रहना है, ये भी डेफिनेटली स्क्रीन टाइम में ऐड होगा और ये इफेक्ट करेगा बिहेवियर्स। डॉक्टर साहब मेरा एक सवाल मुझे भी इजाजत मिले प्लीज। मैं ये पूछना चाह रहा था कि कंटेंट को कैसे रेगुलेट किया जाए कि हमें नहीं पता कि वो अगर एक बच्चा फोन यूज कर रहा है 24 घंटे आप उसके सर पर नहीं खड़े हुए, तो अगर आप इतनी सख्ती नहीं कर पा रहे हैं कि आप उसे फोन ले लें, आपका मिजाज भी नहीं होता, मिजाज भी नहीं होता। और फिर ज्यादातर जो टीनेजर्स हैं उनमें आजकल टिकटॉक और इस टाइप से चीजें बहुत ज्यादा हैं, तो उस हवाले से ये बड़ा ही अहम सवाल है आपका। और इसमें जैसे मैं टैबलेट्स को देखती हूँ तो उसमें एक पेरेंट कंट्रोल होता है
जिसके थ्रू आपको पता होता है कि आपका बच्चा क्या देख रहा है और आपने कंटेंट लिमिट किया होता है। और अगर हम वेस्ट में देखें तो वो कंटेंट को लिमिट करते हैं कि फ़लाँ एज से फ़लाँ एज तक के बच्चे का ये कंटेंट है और पेरेंट कंट्रोल कर सकते हैं उसको। पाकिस्तान में हमें जिन पेरेंट्स को तो ये करना चीज़ें आती हैं वो इसको एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन अगर नहीं भी आती तो अब ये कर सकते हैं कि टैबलेट को वाईफाई के साथ डिस्कनेक्ट कर दें और खुद से उसको कुछ उसके अंदर को भी पासवर्ड पता होता है, कुछ चीज़ें उसके अंदर ऐड करके दें और सिर्फ उसको लिमिट रखें कि उसने ये चीज़ देखनी और पासवर्ड को चेंज करते रहें। पासवर्ड मैंने देखा है, मैंने बाजू का देखा है कि बच्चे इतने शार्प होते हैं कि आप जब अपना फोन यूज कर रहे होते हैं तो वो पीछे खड़े होकर देख रहे होते हैं, फिर एक बहन दूसरी को आवाज देके कह रही होती है ये पासवर्ड, वो पासवर्ड नोट कर लेते हैं ये पासवर्ड। ये बड़े भी खैर यही करते हैं, कीप चेंजिंग इट ताकि कम से कम उसका रिस्क रहे कि आपके बच्चे उसको इस्तेमाल करें। बिल्कुल। और एक और बात बड़ी अहम है कि जब आपका बच्चा बात करने आपके पास आए, पर्टिकुलरली माओ के पास या बाप के पास आए, तो फिर आप अपने सेलफोन को छोड़ दें। अच्छा, एक चीज और, आप उस टाइम पे ये कहते हैं कि हाँ क्या बात है और आपका ध्यान जो है वो सेलफोन में होता है। बिल्कुल, तो इससे बच्चा सीखता है कि मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, ये सेलफोन इम्पोर्टेंट है, तो इसका मतलब है मुझे भी रिश्ता सेलफोन से बनाने की जरूरत है। बिल्कुल। अच्छा, कुछ गेम्स हैं जो कि बच्चों में वायलेंट बिहेवियर को बहुत ज्यादा कर रही हैं, अगर पबजी है या इस तरह की और कई गेम्स आ चुकी हैं। अब क्योंकि मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया, मेरी फैमिली में भी इस तरह के बच्चे हैं, बड़े बच्चे जो कि जब बड़े आते हैं तो उसको अनइंस्टॉल कर देते हैं और जब कोई नहीं होता तो फिर उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। इस चीज से हम कैसे बच्चों को मेरे ख्याल में हमें बच्चों के साथ बातचीत करने की ज़रूरत है कि कोई भी चीज़ की अफादियत क्या है और नुकसान क्या है, ताकि बच्चे वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन करने की तरफ जाएं। खासतौर पे जो बच्चे टीनेजर्स हैं उनको आप ज़बरदस्ती लिमिट नहीं कर सकते। शुरू में अगर आप हाउस रूल्स बना दें तो बहुत अच्छी बात है और इवेंचुअली आप उनको मज़ीद एक्सरसाइज करते जाएं। बट जो बच्चे टीनेजर्स हैं आपको उनसे बात करना पड़ेगी और आपको बतौर पेरेंट आप कहते हैं कि मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग कंसर्न है कि आप जो वीडियो गेमिंग खेलते हैं इससे वायलेंट बिहेवियर जो है वो इंक्रीज होता है। अच्छा, ये वैसे ये हम लोग का अलमिया मुझे लगता है कि अब पेरेंट्स बच्चों से डरते हैं कि बच्चों के जो टेंट्रम्स हैं, जो मूड स्विंग्स हैं, बच्चे अब पेरेंट्स डरते हैं कि भाई बच्चा बुरा मान जाएगा। लेकिन पहले बच्चे डरते थे माँ बाप से। एक चीज मैं यहाँ पे बतौर प्रोफेशनल ये भी बात जरूर करना चाहूंगी कि हमने कुछ हवा बना दिया है बच्चों को और हमें लगता है कि अगर मैं ये कह दूंगा तो इसकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाएगी, अगर मैं ये कह दूंगा तो इसकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाएगी। एक चीज होती है पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ, एक है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस। पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब तक आप किसी को अनकंफर्टेबल नहीं करेंगे तो फिर ग्रोथ नहीं होगी। कता कलामी के लिए माजरत, ये भी एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हम चाहेंगे कि इसके लिए हम एक पूरी नशिस्त रखें। नेक्स्ट टाइम एक पूरा एक और सेगमेंट जो है वो इसके ऊपर पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ के ऊपर किया जाए, क्योंकि ये भी बताना बहुत ज़रूरी है। आप तशरीफ लाई, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हम ब्रेक शामिल करेंगे जी, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी, हम वापस आ चुके हैं। और आयशा, आप इतना गौर से क्या पढ़ रही हैं आज? मैं देख रही थी कि आगे हमने क्या करना है, तो वो सारा मैं ज़रा चीज़ों को दोबारा से तो फिर क्या सोचा आपने, अब क्या करने जा रहे हैं हम लोग आगे? भाई आगे हम क्या करने जा रहे हैं, तो जनाब आप ये मेरे पेपर्स देख के आप भी हैरान हो रहे होंगे कि मैं क्यों पेपर्स को लेके बैठ गई। तो आज के दिन के हवाले से इन पेपर्स की बहुत अहमियत है, क्योंकि तारीख में आज का दिन इसलिए भी अहम है कि 1828 में आज ही के दिन कागज़ तैयार करने वाली मशीन के मौजूद निकोलस लुइस रॉबर्ट का इंतकाल हुआ था। वैसे हम लोग बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट ये लेकर आते हैं डेली अपने इस शो में, कि जिसमें हम रोजाना की बुनियाद पर कोई ना कोई ऐसी चीज़ कि जिसको इजाद किसने किया, कब किया। और अच्छा अजीम, अब ऐसा होना शुरू हो गया कि आप हर चीज़ को देख के गौर करते हैं कि अच्छा ये किसने इजाद की। अच्छा, मेरे साथ तब से हुआ जब से हमारे एक एपिसोड में हमने जो कपड़ों पर लेस लगाई जाती है ना, लेस, उस लेस की मशीन का जिक्र किया है, तब से मैं हर चीज़ पे गौर करता हूँ कि यार इस चीज़ को किसने इन्वेंट किया होगा। तो जी पेपर इन्वेंट किया निकोलस लुइस रॉबर्ट ने। बड़ी ही कमाल और क्या कहते हैं, एक तरह से दुनिया को ट्रांसफॉर्म कर देने वाली ये भी एक इजाद है उनकी, क्योंकि पेपर हमें हर फील्ड में चाहिए। हमारे ऑफिस में तो इतने पेपर्स यूज होते हैं कि हमारा तो पेपर्स के बगैर गुजारा ही नहीं है, कागज के बगैर गुजारा नहीं है। तो उनका इंतकाल हुआ था आज के दिन। पेपर मशीन इनकी जानिब से इजाद की गई थी। तो इसी से मुताल्लिक एक रिपोर्ट है जी, आप देखें। तो जनाब एक और भी आज आलमी दिन है और बहुत ख़ास दिन है। किस चीज़ का ख़ास दिन है उस पर भी हम आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर उस पर बात करेंगे।
बिल्लियां सबसे ज्यादा मासूम होती हैं, जो इंसानों की बेहतरीन दोस्त तस्वुर की जाती हैं। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बिल्लियों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद बिल्लियों के बारे में आगाही फराहम करना है। इसका आगाज 2002 में बैनुल-अक़वामी फंड फॉर एनिमल वेलफेयर की तरफ से किया गया। 2020 में इस दिन की सरपरस्ती एक गैर मुनाफा बख्श बरतानवी तंजीम इंटरनेशनल कैट केयर को मुंतकिल कर दी गई, जो 1958 से दुनिया भर में घरेलू बिल्लियों की सेहत और बहबूद के लिए कोशां है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक इस वक्त दुनिया में बिल्लियों की तादाद तकरीबन 600 मिलियन के लगभग है। बिल्लियों की औसत उम्र 13 से 17 साल होती है, मगर अक्सर बिल्लियां 20 साल की उम्र तक पहुंच जाती हैं। बिल्लियों की कई अक़साम हैं जिनका तयन उनके जिस्म पर लंबे या छोटे बालों की बुनियाद पर किया जाता है। कहा जाता है कि इंसान ने बिल्ली को करीबन 10,000 साल पहले चूहों के खात्मे के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया, जिसे बाद में दोस्त और पालतू जानवर के तौर पर भी पाला जाने लगा। इस वक्त पूरी दुनिया में बिल्लियों को पालने का रिवाज बहुत ज्यादा है और इनके लिए मखसूस खुराक के कारोबार को एक बड़ी सनत की हैसियत हासिल है। तो जी बिल्लियों के आलमी दिन के हवाले से एक मुफस्सल रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की है, और इसी दिन की मुनासिबत से 2 कैट कीपर्स आज हमारे शो में मौजूद हैं। आयशा, महानूर एंड चांदनी हमारे साथ इस वक्त सुनो पाकिस्तान के सेट पर मौजूद हैं। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। और आपकी बिल्लियां कैसी हैं? बिल्लियां थोड़ी सी प्रॉब्लम में है। आप ये अजीम कह रहे थे मुझे घूरियां करवा रही हैं। अजीम बिल्ली करवा रही है, बिल्ला करवा रहा है। ये दोनों बिल्ले हैं और एक हम नहीं, ये बिल्ली है और ये बिल्ला है, वो बिल्ला है और एक बिल्ला हमारे सेट पे घूम रहा है। ओ कितना क्यूट सा है। अच्छा वो बिल्कुल ना वो लग रहा है कि इसका बेटा है। हाँ वो इसका चांदीन मालूम, आप थोड़ा डिटेल में इंट्रो कराएं जरा अपने इन पेट्स का, और कब से शौक है? पूरी बेकरी है हमारे यहाँ पे। शौक एक्चुअली मुझे आई यूज्ड टू हैव डिफरेंट पेट्स फ्रॉम माय चाइल्डहुड। मैंने कभी तोता रखा है, कभी कोई चीज़, लेकिन ये जो चीज़ है ये ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए मेरे पास रही है। तो हर नेम इज डेजी, और यस इसके बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन एक मैं लेकर आई हूँ आज यहाँ पर। इसका नाम आ सकता है क्या है? ये तो ये है इसका सेकंड चाइल्ड, इसका नाम कपकेक है। कपकेक है जी। ये बॉल के साथ जो खेल रहा है ना, ये कपकेक है, और ये वो कपकेक है जिसे हम खा नहीं सकते। मुझे कपकेक बहुत पसंद है। अच्छा मानूर, आपके बिल्ले का नाम क्या है? हिज नेम इज मफिन। मफिन। तो मुझे ये था मफिन, बस बेकरी खोल ली, चाय लेकर आए हम। तो मैं शुरू से वीडियोस देखती होती थी अपने ना, मतलब के इंस्टा पे, कभी यूट्यूब पे। तो मुझे कैट्स बहुत इंटरेस्टिंग लगती होती थी, मतलब के बहुत क्यूट लगती होती थी। तो ये है कि मेरी सिस्टर और मुझे ऐसे ही शौक पड़ा, और फिर हमने मफिन को रख लिया। अच्छा कितने साल हो गए आप हमें? 2.5 years हो गए। अच्छा, he was a child, like he was a kitten when we have him। मुझे तकरीबन 10 साल हो गए। अच्छा वैसे आप पेट लवर भी हैं, तो जाहिर सी बात है आप तो इस चीज़ के लिए यूज्ड टू हैं काफ़ी। बिल्लियाँ पालना और बिल्लियों की निस्बत कोई दूसरा जानवर पालना कितना डिफरेंट है? बिल्लियों के अलावा दूसरे जानवरों में मैं ज़्यादा तो डिफरेंस नहीं है, क्योंकि पेट अगर आप किसी को भी रखते हो आप उसको प्यार करोगे, आप उसका ख्याल रखोगे। लेकिन कैट्स थोड़ी सी नखरे वाली होती हैं, तो ये अपना एटीट्यूड, अपनी अपीयरेंस, अपना जो प्रेजेंस है उसको दिखाती हैं, तो इसलिए ये ज़्यादा रखी जाती हैं आई गेस। और चांदी दूसरा, यकीनन जो हमारे नाज़रीन देख रहे हैं उनमें से कई कैट लवर्स होंगे, कई ऐसे होंगे जिन्होंने बिल्लियां रखी हुई हैं, और कुछ ऐसे भी होंगे जो रखना चाहते हैं। तो क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं और कौन कौन सी नस्ल है, ये थोड़ी डिटेल में बताएं जरा। आई गेस हम दोनों के पास ही पर्शियन कैट है, और ये डिसेंडेंट है इटली से, और इटली तो वैसे ही आर्ट से रिलेटेड है, तो जितने भी आर्ट लवर्स हैं आई गेस उनके पास कैट होती है। अच्छा पर्शियन कैट क्या ज्यादा लोग पसंद करते हैं? क्योंकि मैंने जिसके पास भी सुना है पर्शियन कैट। इसके अलावा एक और नस्ल है जिसको ज्यादातर लोग रखते हैं, वो सायामी कैट्स होती हैं। अच्छा। और वो भी बहुत प्यारी होती हैं, बट ज्यादातर क्योंकि ये फ्लफी होती हैं, थोड़ी क्यूटनेस वाला एलिमेंट ज्यादा होता है, तो इसलिए बच्चे और लोग जो है ना वो पर्शियन कैट्स को ज्यादा रखते हैं। और इनकी फूड या इनकी जो डाइट वगैरह का कितना ख्याल रखना पड़ता है? स्पेसिफिक डाइट, अगर वो थोड़ा सा भी यहाँ वहाँ होती है तो फिर ये बीमार भी हो जाते हैं। अच्छा। तो हमें इनको रेगुलरली वेट के पास भी लेके जाना पड़ता है, इनकी वैक्सीनेशंस होती हैं। बिल्कुल, डाइट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर लाइफ, वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे आप लोग क्या मानो, पहले आप बताएं आप क्या खिलाते हैं? मैं इसको न्यूट्रा गोल्ड देती हूँ।
और साथ में इसका ये कैट फूड है इसका, और इसके अलावा साथ में ये अपनी थोड़ी बहुत जैसे कहते हैं खुश होने के लिए इसको हम इसकी ट्रीट्स भी देते हैं। अच्छा। जैसे इसकी ट्रीट्स भी होती हैं तो वो ये खाता है शौक से। और वो ट्रीट्स क्या होती हैं? मेरे तो जहन में एकदम से कोई पार्टी वाला सीन आ गया। विस्कास की जेलीज होती हैं। अच्छा, जेलीज होती हैं तो वो ये खाता है शौक से। और चांदनी आप? अच्छा, मैं बहुत कम देती हूँ आर्टिफिशियल डाइट, मैं इसे ज़्यादातर जो है वो नेचुरल डाइट देती हूँ। अच्छा। हाँ, मैं इनके लिए जो है वो चावल और चिकन को मिक्स करके एक वो बनती है, प्योरे से बनती है, वो ये खाती हैं। और उसके अलावा इनकी मिस्टर पेट है एक, एक्चुअली बहुत सारी और भी है, लेकिन हाँ ये देती हूँ मैं इनको। हम लोगों के, हम इंसानों के मूड चेंज होते हैं, खाने पीने की हमारी हैबिट्स भी चेंज होती हैं। क्या बिल्लियों की भी हैबिट्स चेंज होती हैं? नॉट सो मच एक्चुअली। वेट हमें यही सजेस्ट करते हैं कि अगर एक बिल्ली आपकी किसी एक डाइट पे सेट हो गई है, उसको बार बार चेंज ना करें, बिकॉज दे हैव देयर यूनिक स्टमक। तो उनका यही होता है कि ये अगर एक डाइट इनको सेट हो चुकी है तो उसको बार बार चेंज ना किया जाए, फिर इनको वॉमिटिंग या अदर फैक्टर्स जो भी होते हैं वो फिर कैट्स में आ जाते हैं। अच्छा, मैं भी पेट लवर हूँ, मेरे पास भी एक पेट है, बड़ा खूबसूरत डॉग है, बड़ा खूबसूरत आप भी ले आते हैं? वो इतना डिसेंट नहीं है बस अनफॉर्चुनेटली कि जिस तरह ये लोग इतने मजे से बैठे हुए वो उस तरह से बैठ नहीं सकेंगे यहाँ पे। और मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि क्योंकि मेरे पास भी है पेट, तो आई नो कि वो एक बॉन्डिंग क्या होती है ना, वो फीलिंग क्या होती है। तो आप लोग बताएं कैसा महसूस करते हैं कि अपने पेट के साथ वो जो एक बॉन्ड बनता है? बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल बहुत सेटिस्फाइंग लगता है। ऐसे लगता है आप जैसे अपनी जॉब से घर गए हैं, आप इनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें, आपका स्ट्रेस दूर हो जाता है। बिल्कुल, इट्स कम्प्लीटली गॉन। तो इस वजह से मुझे तो इसके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल सेम ऐसे ही है। ये मेरी बेटी की एक्चुअली फेवरेट है, वो सुबह भी मुझसे पूछ रही थी। बेटी भी है? यस, शी एक्चुअली लुक्स सो यंग। हाँ, तो उसकी ये दोनों बहुत फेवरेट हैं। तो वो मुझसे सुबह पूछ रही थी, मामा वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू टेकिंग दीज? तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, मैं वापस ले आऊँगी, बिकॉज उसे हमेशा ये डर लगा रहता है क्योंकि इसके काफ़ी ऐसे बच्चे थे जो मैंने अडॉप्शन के लिए दे दिए थे। तो शी यूज्ड टू हैव दिस ट्रॉमा कि वो कहाँ जा रहे हैं, वापस आएंगे या नहीं। अच्छा, वैसे जो पेट्स हैं उनकी केयर करना बहुत मुश्किल अक्सर लोगों को लगता है। आप कोई ऐसा मैसेज देना चाहेंगी कि जिससे मतलब लोग इनको रखें, लेकिन सही तरीके से इनको कैरी कर सकें? एक्चुअली अभी कुछ दिन पहले का ही ये इंसिडेंट है। आई वाज सिटिंग समवेयर और मैं वहाँ ड्रॉप ही करने गई थी एक अपनी किटन को। तो शी इज़ माई फ्रेंड, तो उनकी वहाँ पे शी इज़ सैलून ऑनर, तो वो वहाँ पे बैठे हुए थे। तो वहाँ पे एक लेडी थी, तो वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को गलत कह रही थी कि कैट्स नहीं होनी चाहिए, इनके बाल गिरते हैं, वो नापाक होते हैं। बट आई थिंक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज अ मुस्लिम, उनके पास एक कैट थी जो उनके अबू हुरैरा, उनका नाम भी अबू हुरैरा इसलिए था क्योंकि वो बिल्लियों को पालते थे। बिल्कुल। हाँ। तो मेरे ख्याल से इतनी बड़ी निस्बत उसके बाद बिल्लियों को रखना या किसी भी पेट को रखना, कोई हुरैरा गालिबन अरबी में बिल्ली को कहते हैं। एक मैसेज आपकी तरफ से आप भी दे दें जरा। मैं यही कहूँगी जिनको शौक है वो रखें। अच्छा, जिनको नहीं है वो बिल्कुल ना, जिनको नहीं है वो मत रखें, जिनको शौक है वो रखें। और रखें तो फिर अच्छी तरह रखें कि इनका ख्याल रखें आप, कि ये ना हो बिल्कुल भी कि आप बिल्कुल जानवर बड़े सेंसिटिव होते हैं और इनको वैसे तो पहले सोच लें फैसला करने से पहले, लेकिन जब आप और अगर आपने पेट रख लिए तो फिर अपने सारे फराइज निभाएं जी और उनका ख्याल करें प्रॉपर। बहुत शुक्रिया आपका चांदनी मानूर, आप सुनो पाकिस्तान का हिस्सा और इनका भी शुक्रिया, थैंक यू फॉर हैविंग कपकेक। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। सॉरी आपसे मेरा हाथ नहीं मिला सकता। तो आज के शो से फिल वक्त इतना ही जी। नहीं, अभी हमने ब्रेक पे जाना है, अभी हम ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर बात करेंगे। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। ये बिल्लियों में खो गए हैं। हो जाता वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। और इस सेगमेंट में आज हम अपने कौमी खेल से मुतालिक बात करने जा रहे हैं कि भारत के शहर चेन्नई में इस वक्त एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के दिलचस्प और आसाब शिकन मुकाबले जारी हैं। और गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान ने चीन को एक के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त देकर इवेंट में पहली कामयाबी हासिल की है। अब तक कौमी टीम 4 मैचेस खेल चुकी है। पहले मैच में पाकिस्तान को मलेशिया से शिकस्त का सामना करना पड़ा था, जबकि ग्रीन शर्ट्स के कोरिया और जापान से मैचेस बराबर रहे हैं। और अब कल रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ अहम मैच खेला जाएगा। तो कामयाबी या मैच बराबर होने की सूरत में कौमी टीम को सेमीफाइनल तक रसाई मिल सकती है।
नाजरीन इसी से मुतालिक हम बात करेंगे। और बिल्कुल, साबिक ओलंपियन शहबाज सीनियर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपसे टीम की ओवरऑल जो अभी तक परफॉर्मेंस है उस पर ही पूछना चाहेंगे। 2 मैच बराबर हुए, 1 मैच में शिकस्त हुई, 1 मैच जीते, किस तरह देखते हैं आप? देखें, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा नाजरीन को कि ओवरऑल पाकिस्तान में हॉकी का स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा गिर गया है, बहुत ज़्यादा नीचे गया है। अभी आप देखें, अभी इस टूर्नामेंट में आपकी सिचुएशन ये है कि अगर जापान जो है चाइना को कल मार्जिन से जीतता है और इंडिया से आप हारते हैं तो आप टॉप 4 में भी नहीं आते, आप सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंचते। तो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में इस तरह की परफॉर्मेंस जो बड़ी पैथेटिक है। दूसरा ये है कि हुकूमत की कभी भी हॉकी तरजीह नहीं रही, उस पर तवज्जो नहीं आई। स्पोर्ट्स बोर्ड और जो हमारी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है उन्होंने अपना अपना किरदार अदा नहीं किया। और पिछले 20-25 साल से अगर आप देखें तो हॉकी जो है आहिस्ता आहिस्ता अपनी मकबूलियत खोती गई। अब मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों हॉकी नहीं खेलते, ना हॉकी की बात सुनते हैं ना हॉकी की बात करते हैं, क्योंकि हॉकी का हमारा अब वो माहौल नहीं है। क्रिकेट का माहौल ऐसा है कि फैमिलीज आती हैं, बच्चे अट्रैक्ट हैं बहुत ज़्यादा, मीडिया कवरेज है बहुत ज़्यादा। फिर अगर आप कॉरपोरेट हाउसेस की बात करें तो वो अगर आपको सपोर्ट करते हैं उनको माइलेज नहीं मिलती। और ये जो अभी आपकी चैंपियंस ट्रॉफी में टीम गई हुई है, ये जूनियर और सीनियर का कॉम्बिनेशन है। अच्छा। इनमें सबसे ज़्यादा जो परेशानी वाली बात है, बच्चों को कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है इंटरनेशनल मैचेस का, और पाकिस्तान अब कोई भी टूर्नामेंट होस्ट भी नहीं करता ताकि जो छोटे बच्चे इंस्पायर हों और हमारे लड़कों को एक्सपीरियंस हो। अच्छा, कौमी खेल है शहबाज साहब हॉकी, तो क्या वजह है जवाल की और क्यों हुकूमत की ये अदम दिलचस्पी है इसमें कौमी खेल होने के बावजूद? मेरा ख्याल है कि हुकूमत में अगर आप पिछले सालों में देखें बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ रही हैं पॉलिटिकल बेस पे ही, और उनकी प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं। मैं बड़ा हैरान होता हूँ, देखता हूँ जो भी हुकूमत आती है, हमने 20 अरब बांट दिया, हमने 50 करोड़ बांट दिया। अगर आपने जेब से बांटा है तो फिर तो बड़ी खुशी की बात है। अगर लोगों का ही पैसा लेकर, लोगों के ही टैक्सेस इकट्ठे करके किसी गलत जगह बांट दी हैं तो कोई खूबसूरती नहीं है। पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जो हीरोज़ की वजह से पहचाना जाता है। देखिए, मैं 18 साल हॉकी खेला पाकिस्तान के लिए, मैं वाहिद खिलाड़ी हूँ जिसको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला, हिलाल इम्तियाज़ मिला। मैं हॉलैंड 4 साल हॉकी खेला हूँ। तो वीकेंड पे वो जो टीम होती थी वो एंटरटेनमेंट के लिए सुहाना जा रही होती थी, स्टीम बात ले रही होती थी, आइस बात ले रही है, स्क्वाश खेल रही है। जब मुझे स्क्वाश कोर्ट में लेके गए, मैं एंटर होने लगा तो राइट पे देख रहा हूँ तो जहांगीर खान की फ़ोटो लगी है, लेफ्ट पे देख रहा हूँ तो जान शेर खान की फ़ोटो लगी है। तो वहाँ इज्जत किसकी हो रही है? मेरी इज्जत हो रही है, क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ। बिल्कुल। तो वो लोग कह रहे हैं ये इतने बड़े किंग, इतने बड़े हीरोज़ कहाँ गए? तो ये अफसोस की बात है। जो लोग स्टेक होल्डर्स है ना, पाकिस्तानी हीरोज़ की बात करें, अभी पिछले कुछ अरसे में हमने देखा है कि मुख्तलिफ स्पोर्ट्स हैं उसमें पाकिस्तान के जो यंगस्टर्स हैं वो बहुत उभर कर सामने आ रहे हैं। स्क्वाश में हमने देखा, स्नूकर में हम देख रहे हैं, और भी काफ़ी ऐसे गेम्स हैं, लेकिन हॉकी के हवाले से हम ऐसा कुछ नहीं देखते हैं। ये हमारा अलमिया नहीं है? ये इसकी मेजर रीज़न, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, बच्चों में अब पैशन नहीं है। देखिए, मैं अगर शहबाज सीनियर बना हूँ, मैं स्कूल में, मैं कॉलेज में, शहर में, मुल्क में, मैं चाहता था मैं सबसे अच्छा खिलाड़ी बनूँ। मैं दुनिया में चाहता था मैं वर्ल्ड बेस्ट प्लेयर बनूँ। जब आपके अंदर जुनून ही नहीं है कुछ करने का तो आप कभी भी कुछ नहीं कर सकते। जैसा कि आपने बड़ी अच्छी बात की है कि जो वेरियस गेम्स हैं हमें उसमें बड़ा टैलेंट नज़र आ रहा है, लेकिन उसको ग्रूम करने की ज़रूरत है, पॉलिश करने की ज़रूरत है, वरना क्या होगा, वो एक सर्टन लेवल पर आकर रुक जाएगा। अभी हमजा है, स्क्वाश का वर्ल्ड चैंपियन बना, बड़ी अचीवमेंट है 30-40 साल में, लेकिन आप देखें कि जब वो सीनियर्स में जाएगा उसकी जो परफॉर्मेंस है एकदम डिक्लाइन आएगी, क्योंकि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी सपोर्ट नहीं है, गवर्नमेंट की पजीराई नहीं है चीज़ों के लिए। बिल्कुल। शहबाज साहब, आपने जुनून की बात की, बड़ी ज़बरदस्त ये बात की है, और हम अपने नाज़रीन को ये बताएं कि एक वक्त था कि जब वाकई इतना जुनून हमारे प्लेयर्स में था और पाकिस्तान की हॉकी का डंका बजता था। पाकिस्तान की हॉकी टीम ने 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल, 4 आलमी कप और 3 बार चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, जबकि इसके अलावा पाकिस्तान ने एशियन गेम्स में 8 मरतबा सोने का तमगा भी अपने नाम किया। तो ये दौर था कि पाकिस्तानी टीम की अगर कोई टूर्नामेंट में शिरकत नहीं होती थी या जीती नहीं भी थी, तब भी विक्ट्री स्टैंड में इसकी मौजूदगी जो थी वो तय समझी जाती थी। तो शहबाज साहब, बात घूम फिर के फिर वहीं पे आती है कि अब वो जुनून कहाँ से लेकर आए? मतलब अब तो एक ख्वाब बन गया है विक्ट्री स्टैंड में, मतलब पाकिस्तान की जीत का सोचना भी। मैं जो इंटरनेशनल हॉकी का एग्जेक्टिव बोर्ड है, 150 कंट्रीज़ के इलेक्शन मैंने कम्पीट किए और मैं 4 साल के लिए इलेक्ट हुआ और जीता। जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का चीफ एग्जेक्टिव था वो मेरे पास आया, उसने जो 90 वर्ल्ड कप
उसकी फ़ोटो दिखाई कि ये 80,000 बंदा कहाँ चला गया है, इनको बुलाएं आगे हॉकी देखें। पाकिस्तान जो है ये हॉकी के लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि ये किसी को भी नहीं पता। अभी आप देखें ये जो एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी हो रही है ना, इसमें एशिया हॉकी ने क्या किया है, उन्होंने इंडिया पाकिस्तान के 2 मैच ऑर्गेनाइज करने के लिए टॉप 4 टीम्स को कहा है कि आप सेमीफाइनल खेलें, फाइनल खेलें। एक दफ़ा पूल मैच में इंडिया से मिलेंगे, एक दफ़ा आप सेमीफाइनल में मिलेंगे, ताकि जो हॉकी है एशिया के अंदर पॉपुलर हो सके। सही। तो इस सिलसिले में अब जैसे कि आप एक गवर्नमेंट की सपोर्ट की भी बात कर रहे हैं और हम अभी दूसरे खेलों का भी हवाला दे रहे थे, वो भी प्लेयर्स यही शिकवा करते हैं कि हुकूमत की सपोर्ट नहीं है, तो इसको क्या ज़ाती तौर पर जैसे हमज़ा की आप बात कर रहे थे, हमज़ा के बारे में भी ये था वो खुद अपने ज़ाती खर्चे पर बाहर के मुल्क गया, तो क्या अब हमारी हॉकी इस लेवल की भी नहीं रही है फाइनेंशियली कि खुद से जा सके, इंटरनेशनल प्लेयर्स को यहाँ बुला सके? जैसे आप कह रहे थे इंटरनेशनल गेम्स भी हमारे पाकिस्तान में नहीं हो रही हैं। नहीं देखिए, उसमें गवर्नमेंट का इंटरेस्ट नहीं है ना। अभी क्रिकेट आपने इंडिया टीम भेजनी नहीं भेजनी, 5 मिनिस्टरों की वो आपने कमेटी बना दी। पिछले 6 महीने से वजीर आजम ने नोटिफिकेशन निकाला हुआ है कि हॉकी के डिक्लाइन की रीजन बताएं। 6 महीने हो गए, उस पर डिसीजन ही नहीं आ रहा। आपकी प्रायोरिटीज चेंज है। फिर आप देखें, आपकी एक सुप्रीम बॉडी है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड। अगर आप पिछले 7 साल में वहाँ देखें तो वहाँ के डायरेक्टर जनरल 10 से ज़्यादा चेंज हुए हैं। बिल्कुल सर, कता कलामी के लिए माजरत, वक्त ज़रा ख़त्म हो गया है और बिल्कुल हमारी भी अपील गवर्नमेंट से यही है कि जी इस पे तवज्जो दें, कौमी खेल है, इसको मज़ीद इम्प्रूव करें। तो फिल वक्त हमें इजाज़त दीजिए। सुनो पाकिस्तान से अब तक के लिए इतना है। हर वक्त बाखबर रहना वक्त का तकाजा है, बर वक्त बाखबर रखना हमारा फरीजा है। अभी सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन पर करें क्लिक और मुल्की और गैर मुल्की खबरों से रहें बाखबर, यकीन के साथ।